बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have completed our topic of number system conversion. We studied about hexadecimal to binary and binary to hexadecimal conversion. Today, our topic is memory and data storage. आज जो बेटा हमारा टॉपिक है वो है मेमोरी और डेटा स्टोरेज। आज का लेक्चर मैं आपको पहले ही बता दूं लेंथी होगा, 1 घंटे से भी ज़्यादा का हो सकता है या 1 घंटे का भी हो सकता है, तो इसलिए आप लोग इसको पार्ट्स में देख लें या आपकी मर्ज़ी है। अपलोड ये एक ही लेक्चर की फॉर्म में होगा, ठीक है, क्योंकि आज हमने इस चैप्टर के मेन 2 टॉपिक्स कवर करने हैं, 2.3 और 2.4। इसके अंदर फर्दर भी 2 से 3 सब टॉपिक्स हैं। आज हम इंशाल्लाह ज़्यादा अपना कोर्स कवर करेंगे इस चैप्टर का, ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर हमारा इंशाल्लाह आज हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ मेमोरी। मेमोरी वैसे अगर आप लोग आम लाइफ में देखें, हम इसको याददाश्त कहते हैं, ठीक है। तो अब कंप्यूटर की बात हो रही है तो यहाँ मतलब होगा कंप्यूटर की कोई याददाश्त कि कंप्यूटर कैसे अपने अंदर डाटा सेव करता है, ठीक है। मेमोरी एनी फिज़िकल डिवाइस, फिज़िकल का मतलब क्या होता है? फिज़िकल जो बेटा आपको नज़र आ रही हो या आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे किसी भी एलिमेंट की आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो आपको नज़र आ रही होती है, किस तरह की शेप है इसकी या किस तरह का कलर है या जो चीज़ें आप आँख से देख सकते हैं उसको कहते हैं फ़िज़िकल। जैसे आप हार्डवेयर पढ़ते हैं कंप्यूटर में कि वो पार्ट्स कंप्यूटर के जिनको आप टच या फील कर सकते हैं उनको हम कहते हैं हार्डवेयर या फिज़िकल पार्ट्स जो होते हैं। अब उसने कहा है एनी, कोई भी फिज़िकल डिवाइस, डिवाइस का मतलब आला जो आप लगाते हैं कंप्यूटर के साथ, एनी फिज़िकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डाटा। कैपेबल मतलब सलाहियत, कैपेबिलिटी हो उस डिवाइस में क्या करने की, ऑफ स्टोरिंग डाटा, डाटा को स्टोर करना। कंप्यूटर में बेटा स्टोरिंग का मतलब होता है सेव करना या आप सेविंग कह सकते हैं इधर, ठीक है, कि कंप्यूटर में जब डाटा स्टोर होता है इसका मतलब है वहाँ डाटा सेव हो रहा है कंप्यूटर में, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा एक बार, एनी फिज़िकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डाटा इज़ कॉल्ड मेमोरी, ठीक है। कोई भी डिवाइस फिजिकल होनी चाहिए, वो जाहिर है हमें नज़र आएगी तो हम देखेंगे उसमें डाटा स्टोर हो रहा है, ठीक है। एनी फिज़िकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डाटा, जो डाटा को स्टोर कर सकती है, सेव कर सकती है कंप्यूटर में, उसको कहते हैं मेमोरी या कंप्यूटर मेमोरी, ठीक हो गया। यहाँ तक समझ आ गई आपको। नेक्स्ट आते हैं हम इसकी टाइप्स पर। बेटा 2 मेन टाइप्स हैं इसकी, ठीक है, जो इनिशियली या प्राइमरीली इसकी 2 टाइप्स हैं। एक का नाम है वोलेटाइल और दूसरी का नाम है नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का दूसरा नाम प्राइमरी स्टोरेज भी है, नॉन वोलेटाइल का दूसरा नाम सेकेंडरी स्टोरेज भी है। डेफिनेशन मैं आपको पढ़ाता हूँ और साथ ही मैं बताता हूँ इसका नाम वोलेटाइल क्यों रखा गया, ठीक है। और से डेफिनेशन दोनों की आपने पढ़नी है, दोनों की डेफिनेशन थोड़ी लेंथी है इसलिए मैं आपको पार्ट्स में पढ़ाऊँगा। सबसे पहले वोलेटाइल मेमोरी या जिसका दूसरा नाम प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी भी है, ठीक है। अ डिवाइस विच होल्ड्स डाटा, अ डिवाइस विच होल्ड्स डाटा, होल्ड डाटा होल्ड करके रखती है, थोड़ी देर रखती है अपने अंदर, होल्ड करती है, इसे स्टोर करती है। होल्ड्स डाटा एज लॉन्ग इट हैज़ पावर सप्लाई, एज लॉन्ग जब तक, इतनी देर तक, इट हैज़ पावर सप्लाई जब तक उसके पास पावर सप्लाई हो। पावर सप्लाई का मतलब बेटा जाहिर है कंप्यूटर आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, पावर सप्लाई से चलता है, तो जब तक उस मेमोरी के साथ पावर सप्लाई होगी तो वो अपना डाटा होल्ड करेगी। कौन सी मेमोरी? वोलेटाइल। अ डिवाइस विच होल्ड्स डाटा एज लॉन्ग इट हैज़ पावर सप्लाई कनेक्टेड टू इट, जब तक इसके साथ पावर सप्लाई कनेक्ट रहेगी तब तक ये अपना डाटा अपने अंदर होल्ड करके रखेगी, ठीक है। अब इसकी आपको मैं बेस्ट एग्जांपल दे देता हूँ। रैम इसकी बेटा एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, ठीक है। रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या मतलब है पावर सप्लाई का। फ़र्ज़ करें बेटा आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, आपने किसी डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे हैं, कोई टाइप कर रहे हैं और आपने वो डॉक्यूमेंट सेव नहीं किया अभी, ठीक है, आप लगातार काम करते जा रहे हैं, अचानक लाइट चली गई जिसको आप कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज कट ऑफ, नहीं पावर सप्लाई, जाहिर है जब इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो पावर सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी, ठीक है।
जैसे ही पावर सप्लाई कट ऑफ होगी कंप्यूटर आपका बंद होगा, दोबारा जब पावर सप्लाई ऑन होगी या जब इलेक्ट्रिसिटी आएगी तब आप कंप्यूटर ऑन करेंगे। अब आप जब कंप्यूटर ऑन करेंगे तो आप वो डॉक्यूमेंट देखेंगे किधर है मेरा, वो डॉक्यूमेंट बेटा आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो टेम्परेरी आपकी जो मेमोरी उसमें स्टोर हो रहा था, रैम में स्टोर हो रहा था, आपने उसको सेव करके टेम्परेरी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में आप नहीं लाए थे पावर सप्लाई कट ऑफ होने से पहले। तो इसलिए बेटा ये कौन सी मेमोरी हुई? वोलाटाइल मेमोरी। तो रैम क्या है? एक वोलाटाइल मेमोरी है। ठीक है, एक बार फिर, अ डिवाइस विच होल्ड्स डाटा एज लॉन्ग इट हैज़ पावर सप्लाई, जब तक, जितनी देर तक इसमें क्या है, पावर सप्लाई कनेक्ट रहेगी, पावर सप्लाई कनेक्टेड टू इट, जब तक इसके साथ पावर सप्लाई कनेक्ट रहेगी तब तक ये डिवाइस होल्ड करेगी डाटा। और वो कौन सी डिवाइस होती है? वो प्राइमरी डिवाइस, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं हम उसको, या वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं उसको। ठीक है, वोलाटाइल मेमोरी। ठीक हो गया। अब मैं बता दूं इसको वोलाटाइल क्यों कहा गया। बेटा जो वोलाटाइल असल में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं वोलाटाइल सब्सटेंसेस, अगर नहीं भी पढ़ा मैं आपको बता देता हूँ। वोलाटाइल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं बेटा जो रूम टेम्परेचर पे एवेपोरेट कर जाते हैं। ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल है अल्कोहल है और गैसोलीन, ये दो एग्जांपल हैं इसकी। मैं केमिस्ट्री में नहीं जा रहा ज़्यादा, बस इतना आप देखें। वैसे इसका मतलब वोलाटाइल का केमिस्ट्री में होता है उड़ जाना, मतलब जैसे आपको पता है ना उड़ना, जैसे आप लोग कोई चीज़ एवेपोरेट करती है तो वो ऊपर की तरफ उठती है, उड़ जाती है, तो इसलिए उसने यहाँ कहा हुआ है वोलाटाइल। अब यहाँ वोलाटाइल क्यों कहा, नाम क्यों रखा गया वोलाटाइल? क्योंकि यहाँ पे डाटा आपका क्या होता है? उड़ जाता है। उड़ने का मतलब डाटा लॉस हो जाता है आपका। ठीक है, तो इसलिए उसने नाम क्या रखा है इस मेमोरी का? वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, कि जैसे ही पावर सप्लाई कट ऑफ हुई वो डाटा आपका उड़ गया या इवेपोरेट कर गया। ये मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ समझाने के लिए सिर्फ आपको। ठीक है, कि डाटा आपका लॉस्ट हो गया। ठीक है, वहाँ पे केमिस्ट्री में मतलब होता है इवेपोरेशन, कि आप रूम टेम्परेचर पे आपका कोई डिवाइस जो सब्सटेंस है वो इवेपोरेट कर जाए, उसको कहते हैं वोलाटाइल सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे वोलाटाइल मेमोरी क्या है कि जब तक पावर सप्लाई कनेक्ट रहेगी उसके डिवाइस के साथ तब तक डाटा उसके अंदर रहेगा। जैसे ही पावर सप्लाई कट ऑफ हुई तो डाटा सारा उसमें से लॉस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है मेमोरी वो है नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल में क्या होगा कि यहाँ पे डाटा होल्ड रहेगा। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? अ डिवाइस विच कैन होल्ड डाटा इवन इफ इट इज़ नॉट, ये बेटा नॉट नहीं लिखा मैंने, ये आप लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा बुक से, इवन इफ इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू एनी पावर सोर्स। ठीक है, पावर सोर्स या पावर सप्लाई एक ही बात है। ठीक है, सोर्स का मतलब होता है जरिया। अब यहाँ पे बेटा दोबारा देखें डेफिनेशन, अ डिवाइस विच कैन होल्ड डाटा इवन इफ इट इज़ नॉट कनेक्टेड, अगर वो कनेक्ट नहीं भी है किसी पावर सोर्स से तब भी वो डाटा क्या करेगी बेटा? होल्ड करेगी। उसको कहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी, या फिर उसका दूसरा नाम क्या है? नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, समझ आ गई? नॉन वोलाटाइल और वोलाटाइल एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। वोलाटाइल में अगर आपके पास पावर सप्लाई कट ऑफ हो गई तो फिर डाटा होल्ड नहीं करेगी वो। ठीक है, लेकिन नॉन वोलाटाइल अगर पावर सप्लाई लॉस भी हो गई है तब भी आपकी जो डाटा होल्ड रहेगा। इसकी एग्जांपल देख लें, आपकी हार्ड डिस्क नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, इसके अलावा आपकी जो यूएसबी फ्लैश ड्राइव है ये आपका एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। मेमोरी कार्ड जो आपके मोबाइल में होता है वो भी एक क्या है? नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, यही उसने बुक में की हुई बातें। ठीक है, अब हम जितना हमने पढ़ा अब तक इसको हम बुक से देखते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे डाटा रिप्रेजेंटेशन पे। ठीक है, पेज नंबर 39 मैंने आपसे कहा था आप लोग प्रिंट निकलवा लें। पेज नंबर 39 तक तो आपने कर लिए थे, पेज 40 से पेज 52 तक। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपने काम कर लिया होगा। पेज नंबर 39 2.3 मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज। 2.3.1 मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी इज़ एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डाटा। ये मैं आपको बता चुका हूँ। प्राइमरीली देयर आर फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। प्राइमरीली का मतलब होता है बेटा इनिशियली। ठीक है, इसका उर्दू में मतलब है बुनियादी तौर पर। प्राइमरीली देयर आर फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। नंबर 1 वोलाटाइल मेमोरी, नंबर 2 नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, both types of computer memories are shown in figure 2-4 in the following we discuss these two types in detail। पेज नंबर 40 पे आ गया हूँ, बुक पे देखें बेटा आप लोग। वोलाटाइल मेमोरी, इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्राइमरी स्टोरेज। अ डिवाइस विच होल्ड्स डाटा एज लॉन्ग एज इट हैज़ पावर सप्लाई कनेक्टेड टू इट इज़ कॉल्ड वोलाटाइल मेमोरी। इसको क्या कहते हैं बेटा? वोलाटाइल मेमोरी। इट्स बेस्ट एग्जाम्पल इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, ब्रैकेट में उसने लिखा हुआ है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी बेस्ट एग्जाम्पल है इसकी। विच होल्ड्स मेमोरी ओनली एज लॉन्ग एज इट इज़ कनेक्टेड टू पावर सोर्स। जब तक ये पावर सोर्स के साथ कनेक्टेड रहेगी तब तक डाटा होल्ड रहेगा इसमें। ठीक है,
एज सून एज अ पावर सप्लाई इज़ डिसकनेक्टेड ऑल द डाटा इन रैम इज़ क्लियर्ड। क्लियर्ड मतलब लॉस्ट भी कह सकते हैं, ख़त्म, अरेज हो जाता है सारा डाटा इसमें से, ठीक है। जैसे ही पावर सप्लाई कट ऑफ हुई तो रैम में से सारा डाटा अरेज हो जाता है या क्लियर हो जाता है, ठीक हो गया। हमने बुक से भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज। अ डिवाइस विच कैन होल्ड डाटा even if it is not connected to any power source is called non volatile memory। ये मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशन भी हमने समझ ली बोर्ड पे। द टिपिकल एग्जांपल्स फॉर नॉन वोलेटाइल मेमोरी आर हार्ड ड्राइव जो आपकी हार्ड डिस्क होती है, फ्लैश ड्राइव यूएसबी ड्राइव को बेटा फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, ठीक है। एंड मेमोरी कार्ड्स इंस्टॉल्ड इन सेल फोन्स, आपके मोबाइल फ़ोन्स में जो या सेल फोन्स पे जो मेमोरी कार्ड हैं वो भी इसकी एग्जांपल है। Even if you turn off your PC का मतलब पर्सनल कंप्यूटर, द डाटा इन योर हार्ड ड्राइव और फ्लैश ड्राइव स्टेज इंटैक्ट, वो उसी जगह रहता है, स्टेज इंटैक्ट उसी जगह रहता है वो, ठीक है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी में अगर आपका पावर सोर्स ख़त्म भी हो गया है, पावर सप्लाई कट ऑफ भी हो गई है, तब भी बेटा डाटा आपका उसी जगह पे इंटैक्ट रहेगा, उसी जगह पे बरकरार रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम, डायग्राम देख लें आप, फिगर 2-3 में बेटा बताई हुई, उसमें पीछे 2-4 लिखा है, 2-3 यहाँ उसने लिखा हुआ है। चलें, जो भी आप लोगों को नज़र आ रहा है, वोलेटाइल मेमोरी एक तरफ उसने लिखी हुई है लेफ्ट साइड पे, वहाँ रैम की, वो रैम है बेटा, ये जो वोलेटाइल मेमोरी की एग्जांपल है, डायग्राम है लेफ्ट साइड पे, ये 2 रैम उसने दिखाएंगे, ठीक है, 2 रैम्स हैं ये। नेक्स्ट नॉन वोलेटाइल मेमोरी राइट साइड पे दिखाई हुई है, वो हार्ड डिस्क है असल में। ये हार्ड डिस्क इंटरनल हार्ड डिस्क है जो कंप्यूटर के अंदर होती है, एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी होती है, वो हम आगे जाके आज पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा डेटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले हम नोट्स देख लें साथ साथ। पेज नंबर 6 निकालें बेटा आप लोग शॉर्ट क्वेश्चंस के नोट्स का। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी, राइट डाउन इट्स टाइप्स। ये मैंने बुक की वर्डिंग लिखी हुई है, आप लोग देख लीजिएगा, मैं दोबारा नहीं पढ़ा रहा, मैं बुक से पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, डिफ्रेंशिएट बिटवीन वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये जो क्वेश्चन है ये आपके एक्सरसाइज में भी मौजूद है, वो भी आज आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, ठीक है। या आपने डिफरेंस कैसे लिखना है, सेंटर में लाइन लगा के, आपको पता है एक तरफ लिखेंगे आप लेफ्ट साइड पे वोलेटाइल मेमोरी, राइट साइड पे लिखेंगे नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब आपने इसके टोटल 2 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। मैंने 2 पॉइंट्स ही शॉर्ट क्वेश्चन में लिखे हैं। पहले पॉइंट में डेफिनेशन, सेकेंड पॉइंट में उसकी एग्जाम्पल्स। ये मैंने आपको जैसे मैंने लिखा है नोट्स में इसी तरह आपने लिखना है, ठीक है, इसी फॉर्मेट में। नंबर 1 जो पॉइंट है वोलेटाइल का, उसमें उसकी डेफिनेशन है, नॉन वोलेटाइल में भी डेफिनेशन है, सेकंड पॉइंट में एग्जांपल्स हैं दोनों की, ठीक है। जैसे उसने बुक में वर्डिंग यूज़ किया, सेम वही वर्डिंग है पैराग्राफ की सूरत में। आपने सिर्फ नाम नहीं लिखने एग्जांपल्स के, पूरी लाइंस लिखनी है जैसे मैंने नोट्स में लिखा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, ये नेक्स्ट टॉपिक से है, पहले हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर मेमोरी, कि डाटा कैसे रिप्रेजेंट होता है बेटा कंप्यूटर की मेमोरी में, ठीक है। ये मैंने आपको शायद पहले लेक्चर में बताया था कि बेटा कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, वो कौन सी है, मशीन लैंग्वेज, ठीक है, या लो लेवल लैंग्वेज को आप कहते हैं। और उस मशीन लैंग्वेज क्या है, असल में बाइनरी कोड्स हैं, ठीक है, या मशीन कोड्स भी इनको कहा जाता है। और बाइनरी लैंग्वेज में हमने कन्वर्जन में भी देखा था, 2 ही डिजिट हैं उसमें, एक 1 है और दूसरा 0 है, ठीक है, 0 एंड 1। अब फर्स्ट उसने बात लिखी हुई है, डिजिटल कंप्यूटर्स स्टोर्स डाटा इन बाइनरी फॉर्म। मैंने आपको बताया था, हमने पिछली 9th की बुक में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ी थी, वहाँ पे हमने डिजिटल कंप्यूटर्स पढ़े थे। अब डिजिटल कंप्यूटर्स क्या करते हैं, डाटा स्टोर करते हैं डिजिट्स की फॉर्म में, और वो डिजिट्स क्या हैं, बाइनरी फॉर्म में। और बाइनरी फॉर्म में कौन से 2 आते हैं डिजिट्स, 0 एंड 1, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर्स स्टोर्स डाटा इन बाइनरी फॉर्म, ठीक है। हम यहाँ लिख सकते हैं 0 एंड 1, ठीक है। नेक्स्ट बेटा पॉइंट है आस्की कोड। ये मैंने आपको शायद बताया था पहले भी। आस्की क्या है बेटा, आस्की असल में एक स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का, स्टैंडर्ड तरीका लिखने का कोड्स को, ठीक है। इसकी मैं फुल फॉर्म आपको लिख तो नहीं रहा, बता देता हूँ। ए से अमेरिकन, एस से स्टैंडर्ड, सी से कोड, आई से इंफॉर्मेशन, और दोबारा जो आई लिखा हुआ है इसका मतलब है इंटरचेंज। तो क्या बना, अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये मैं भी आपको बुक से भी पढ़ा देता हूँ दोबारा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब आप ये कहेंगे सर फॉर है तो ये एफ क्यों नहीं लिखा हुआ, बेटा ये ज़रूरी नहीं होता कि जो लफ्ज़ एक पूरे उसमें एब्रीवेशन में भी वो उसी तरह लिखा जाए, ठीक है। तो आप लोगों ने इसकी शॉर्ट फॉर्म इस तरह याद रखनी है, आस्की इसको पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने आपकी फुल फॉर्म भी इसको बता दिया है। अब बेटा इसका एक और उसने नाम लिखा हुआ है यहाँ, डिफेक्टो,
एक लफ्ज़ लिखा हुआ उसने यहाँ डिफेक्टो स्टैंडर्ड लिखा हुआ उसने बुक में लफ्ज़। डिफेक्टो का बेटा मतलब वैसे तो यहाँ पे ये कह सकते हो जो चीज़ लीगली ना हो, जो इलीगल मतलब उसको कोई कानूनी कोई उसको हेल्प ना हो, इस तरह की बात उसने मतलब होता है इसका। अब यहाँ पे क्यों लफ्ज़ यूज़ कर रहा है डिफेक्टो? बेटा इसका मतलब है कि ये जो स्टैंडर्ड था ना, ये वाला अमेरिकन स्टैंडर्ड, इसके बाद कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं आया जो इसको रिप्लेस कर सके, ठीक है। ये अमेरिकन स्टैंडर्ड ही बन गया था एक दफ़ा, ठीक है। एब्स्टिक कोड भी आए थे, BCD कोड भी आए थे, लेकिन जो सबसे स्टैंडर्ड माना गया पूरी दुनिया में वो यही माना गया। अब उसने डिफेक्टो का लफ्ज़ बेटा मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ कि फ़र्ज़ करें एक घर है, 2 भाई उसमें रहते हैं, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, वो पार्टीशन कर लेते हैं उस घर की, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं उसको। अब वो ये काम ज़ुबानी करते हैं, इस तरह कहते हैं मतलब ये हिस्सा तुम्हारा है और ये हिस्सा मेरा है, ठीक है। लेकिन अगर ये काम बग़ैर किसी लीगल असिस्टेंट या लीगली जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके बग़ैर कर रहे हैं तो वो है डिफेक्टो। वो क्या काम कर रहे हैं? डिफेक्टो, विदाउट लीगल एड। मतलब आप कोई लीगल प्रोसीजर्स फॉलो नहीं कर रहे, कानूनी जो मामलात हैं वो आप नहीं देख रहे, आप बस मुंह से मतलब ज़ुबान से ही आप लोग बस बात करते हैं और आप कहते हैं तुम्हारे घर का हिस्सा ये है और मेरा ये है, ठीक है। अगर वो ये काम कर रहे हैं बग़ैर लीगल चीज़ को बीच में लाए, बग़ैर कोई लीगल एड से या बग़ैर किसी लीगल रूल्स के, तो फिर वो क्या काम कर रहे हैं? डिफेक्टो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका लिखने का मकसद ये है कि ये बताया उसने कि ये जो स्टैंडर्ड है आस्की कोड ये डिफेक्टो है, इसका कोई रूल्स नहीं बनाए इन्होंने, मतलब ये खुद ब खुद ही बन चुके हैं अब इंटरनेशनल रूल, ठीक है। तो यहाँ पे आस्की कोड क्या है बेटा? डिफेक्टो स्टैंडर्ड है, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, हम बुक पे देख लेते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इसने एक बुक में लिखी हुई है बात, एग्जाम्पल भी फिर देखते हैं। वो कहता है कि कंप्यूटर में आप जो भी लिखते हैं, टाइप कर रहे हैं या इमेज कोई स्टोर हो रहा है, पिक्चर या कोई भी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस, जो भी चीज़ें हैं वो सब बेटा कन्वर्ट किस में होती हैं? 0 और 1 में, क्योंकि कंप्यूटर को 0 और 1 के अलावा कुछ भी नहीं समझ आती, ठीक है। इसलिए हर चीज़ कन्वर्ट होती है 0 और 1 में। नेक्स्ट बेटा अब हम देखते हैं बुक से पेज नंबर 40, डेटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर मेमोरी। Digital computers store data in binary form. It means that whether it is a text, picture, movie or some application, it is stored in computer's memory in the form of zeros and ones. ये मैंने आपको बता दिया, चाहे वो टेक्स्ट हो, पिक्चर हो, मूवी हो या कोई एप्लीकेशन हो, वो स्टोर कैसे होती है? 0 और 1 की फॉर्म में। All the characters on your keyboard has an associated code in binary. तमाम बेटा जो आपके कैरेक्टर्स हैं कीबोर्ड में, हर एक का एक अपना कोड है और वो कोड आस्की कोड होता है, वो हम अभी देखते हैं एग्जांपल में भी, ठीक है। दिस कोड इज़ कॉल्ड आस्की कोड ऑफ द कैरेक्टर। आस्की स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इट इज़ अ डिफेक्टो स्टैंडर्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इनसाइड कंप्यूटर्स मेमोरी, ठीक है। डिफेक्टो मेथड है। Table 2-5 presents the ASCII table which shows the code against each character on your keyboard. The codes are given in decimal form but inside computer's memory they are represented after conversion to binary form. अब बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है उसने टेबल नेक्स्ट पेजेस पे दिया हुआ है, नेक्स्ट 2 पेजेस पे मेरे ख्याल है टेबल ही है, तो वहाँ पे बेटा आप लोगों ने क्या करना है? डेसिमल फॉर्म में उसने दिए हुए हैं और आप उसको कन्वर्ट कर लेना बाइनरी में। अब आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन तो आती है ना, कैसे करते हैं? एलसीएम लेके, जब जिसको आप एलसीएम लिया था ना, याद है आपको फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में हमने की थी कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। वो आपने काम यहाँ करना, इसमें क्वोशंट और रिमाइंडर हम देखते थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम हर अल्फ़ाबेट के जो अल्फ़ाबेट्स दिए हुए आस्की कोड में, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी दिए होंगे, उनके हमें कोड याद होने चाहिए डेसिमल की फॉर्म में। अगर वो डेसिमल की फॉर्म में याद होंगे तो फिर हम क्या करेंगे? उनको कन्वर्ट कर लेंगे बेटा बाइनरी में और उनको शो कर देंगे कि इस तरह कंप्यूटर इनको देखेगा, ठीक है। अब हम इसने एग्जांपल दी हुई है, पहले पेज नंबर 41 पे देखें, ये आपको आस्की कोड नज़र आ रहा होगा। इसमें टोटल बेटा 6 कॉलम्स हैं। पहले कॉलम में कोड लिखा हुआ है, सेकंड कॉलम में कैरेक्टर, थर्ड कॉलम में डिस्क्रिप्शन, फिर फोर्थ कॉलम में कोड, फिफ्थ कॉलम में कैरेक्टर, सिक्स्थ कॉलम में डिस्क्रिप्शन। पेज नंबर 42 भी इसी तरह है, यहाँ पे भी उसने 6 कॉलम्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब मैं बेटा आपको बताता हूँ कि ये टेबल कैसे याद होगा, ठीक है। अब बेटा इसके लिए आप लोगों को थोड़ी सी 1-2 कोड याद खुद करने पड़ेंगे, जैसे स्मॉल ए का कोड आप लोग याद कर लें और कैपिटल ए का याद कर लें, ठीक है। स्मॉल ए का कोड आप लोग कैसे देखेंगे? मैं आपको पेज नंबर बताता हूँ 41 पे आपको पहले कैपिटल बता देता हूँ क्योंकि पहले कैपिटल का है। 41 पेज पे आप लोग देख रहे हैं कोड 65, गौर से देखें, ये कॉलम नंबर 4 है, कोड 65
65, जहाँ पे कोड का कॉलम है उसमें 65 नंबर जहाँ है उसके सामने क्या लिखा हुआ है, कैरेक्टर। कैरेक्टर में क्या लिखा हुआ है बेटा, कैपिटल ए। तो अगर आपको कैपिटल ए का बेटा कैरेक्टर याद है तो आप लोगों को सारे इस तरह याद होते रहेंगे। फर्स्ट करें आपसे कोई कहता है मुझे कैपिटल सी का बताओ क्या डेसिमल कोड है आस्की में, ठीक है, आप कहेंगे कैपिटल ए का 65 है, कैपिटल बी का 66 होगा और कैपिटल सी का 67। इस तरह आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इस तरह अगर आपको कैपिटल ए का याद है तो आपको फिर सारे कैपिटल जी तक याद हो जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं स्मॉल ए का। स्मॉल ए का पेज नंबर 42 पे है, देखें 97। स्मॉल ए का कोड क्या है बेटा, 97। इस तरह आप स्मॉल जी तक इंक्रीज़ करते जाएंगे और आपको कोड मिलता जाएगा, ठीक है। ये तो हो गए सिंपल अल्फ़ाबेट्स की। अल्फ़ाबेट्स के तो आपको याद हो गए कैपिटल और स्मॉल। ये याद रखिएगा, एक जो लेटर है अल्फ़ाबेट उसको अगर वो कैपिटल है तो वो उसका अलग बाइनरी डेसिमल कोड है, और जो स्मॉल है अल्फ़ाबेट उसका भी बेटा एक अलग कोड है। इसलिए स्मॉल ए इज़ नॉट इक्वल टू कैपिटल ए, ठीक है, एंड कैपिटल ए इज़ नॉट इक्वल टू स्मॉल ए, ठीक है। तो इसलिए आपने इसको ध्यान से देखना है। कुछ चीज़ें बेटा इसमें आपको ऐसी दी हुई हैं जो आपको काम आ सकती हैं, जैसे स्पेस। अब आप लोग देखते हैं कि आपका एक फ़र्स्ट नेम होता है और एक सेकंड नेम होता है। फ़र्स्ट करें मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, एक का नाम है, किसी का नाम है मोहम्मद, ये एक पार्ट है, फिर वो स्पेस देता है थोड़ी सी और फिर लिखता है अली, तो मोहम्मद अली, मोहम्मद एक पार्ट है। उसके बाद स्पेस जो है इसका भी एक अपना कोड होता है, उसका कोड होता है 32। आप इसको कन्वर्ट करेंगे फिर उसके बाद अली को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है बेटा, याद रखें। जो आप स्पेस लिखते हैं ना कंप्यूटर में वो भी असल में एक कैरेक्टर होता है, तो उसके बाद अपना कोड होता है, 32 डेसिमल कोड है, फिर आप उसको बाइनरी में करते हैं। तो इसलिए इसको याद रखिएगा, 32 किसका कोड है, स्पेस का, स्पेस। उसके बाद बेटा कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, प्लस, कॉमा, माइनस, फॉरवर्ड स्लैश, डॉट, ये कुछ साइन हैं, आपको थोड़े थोड़े याद कर लीजिएगा। रोज़ आप थोड़े थोड़े याद करेंगे इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपके यूज़ होंगे ना वो हैं अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स और कैपिटल अल्फ़ाबेट दोनों। आपने ये अगर पहला याद है ना दोनों का तो आपको फिर सारे इंशाल्लाह याद हो जाएंगे, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल करते हैं इसकी एक, और फिर शॉर्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल पेज नंबर 42 पे है, मैं एग्जाम्पल पढ़ रहा हूँ। टू स्टोर नेम ऑफ आवर कंट्री पाकिस्तान in computer's memory we need to store code of each letter in 1 byte। हमने क्या करना है, एक बाइट में अपना डाटा स्टोर करना है। ये बाइट क्या होता है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, मैं बताता हूँ आपको। ये मेमोरी यूनिट है असल में बेटा, ठीक है। अभी आप फिलहाल इसको बाइट के तौर पे याद रखें। एज द वर्ड पाकिस्तान कंटेन्स 8 letters, so 8 bytes are required for storage। it is demonstrated in table 2-6। अब टेबल 2-6 पे बेटा आप लोग देख रहे हैं उसने 3 कॉलम बनाए हैं टेबल में। ह्यूमन्स व्यू अबाउट मेमोरी, ह्यूमन्स व्यू मतलब जो आप लोग पाकिस्तान लिखेंगे, P अलहदा, A अलहदा, K अलहदा, फिर I, फिर S, फिर T, फिर A और फिर N। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में कोड इन डेसिमल, हर एक का अपना एक डेसिमल कोड होगा वो लिखेंगे। फिर लास्ट कॉलम में बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे उसको, ठीक है, कोड इन बाइनरी, हर एक का अपना बाइनरी होगा, ठीक हो गया। अब बेटा अज़ान हो रही है, मैं अज़ान के बाद इंशाल्लाह इसी लेक्चर को कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। जी बेटा, हम कर रहे थे एग्जाम्पल जो बुक में थी पाकिस्तान वाली, वही मैम बोर्ड पे करते हैं। अब हम क्या करते हैं, ह्यूमन्स व्यू अबाउट मेमोरी, डेसिमल कोड, बाइनरी कोड, मैंने वही चीज़ लिखी है जो बुक में लिख दी है उसने, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि P का कोड आपको पता होना चाहिए, कैपिटल P का, फिर स्मॉल a का, फिर स्मॉल k का, फिर स्मॉल i, फिर स्मॉल s, फिर स्मॉल t, फिर स्मॉल a और फिर स्मॉल n का, ठीक है। सबसे पहले हम P का कोड देखते हैं, ठीक है। वैसे तो अभी आपको याद नहीं होंगे तो आप इसलिए हेल्प ले लें आज की टेबल की। अगर आपको कैपिटल A का याद है तो फिर आपको काउंट करना पड़ेगा P तक, ठीक है। हम वैसे फ़िलहाल क्योंकि टाइम नहीं, हम देख लेते हैं कैपिटल P का कोड क्या है। पेज नंबर 41 पे दिया हुआ उसने कैपिटल P का कोड है 80, नहीं तो उसने एग्जाम्पल में तो दिया हुआ ही है 80 कोड है इसका, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं हम 80। और स्मॉल a का हमने पढ़ा था 97, इस स्मॉल a का भी क्या होगा फिर 97, ठीक है। अब हम देखते हैं जो बाकी उनका क्या है। स्मॉल k का कोड है 107, स्मॉल i का है 105, स्मॉल s और स्मॉल t का है 115, 116, 115, 116। आपको पता है ये ABC में P Q R S T, S और T साथ साथ आते हैं तो इसलिए 115 इसका है, 116 इसका है। N का देख लेते हैं 110, ठीक है, 110। या परेशान ना हो, आप लोग जब पेपर में करेंगे तो आप लोग रफ वर्क में ये टेबल बना लीजिएगा, बहुत आसान है। स्मॉल a से स्मॉल v का और कैपिटल A से कैपिटल G का, ठीक है। अब बेटा उसने आगे लिखा हुआ है बाइनरी कोड।
बाइनरी कोड कैसे लिखेंगे आप इसके, बहुत आसान है। डेसिमल में आपके पास नंबर दिया हुआ है 80, आप इसको कन्वर्ट कर लें बाइनरी में, ठीक है। हमने की थी ना एग्जांपल्स सेकंड लेक्चर में, तो इसलिए आप लोग करें। फ़िलहाल मैं यहीं कर देता हूँ, 80 का हम कर लेते हैं, बाकी मैं अब नहीं करवा रहा, बुक से आप देख लीजिएगा। 80 को हम कन्वर्ट करते हैं, 2 से डिवाइड करने हैं आपने, 240 0, 220 0, 210, 25 0। जब आपको पता है कैसे करना है, इसलिए मैं तेज़ कर रहा हूँ। 224 1 रिमाइंडर, 212 2 रिमाइंडर, 20 एंड 1 रिमाइंडर। अब इसको लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था, बॉटम टू टॉप, ठीक है। अब इसको लिखते हैं 1 0, मैं यहाँ लाइन लगा रहा हूँ ताकि सेपरेट हो जाएगी। 1 0 1 1 2 3 4 1 2 3 4। अब हम जल्दी से देख लेते हैं बुक में इसका आंसर। 101 टेट्रा 0, 101 टेट्रा 0 मतलब 00 00 401, ठीक है। तो इसलिए ये देखें हमारा बुक वाला आंसर ही आ गया, ठीक है। तो आप लोग अब ये जो बाकी हैं वो इसी तरह परफॉर्म कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग अब कन्वर्जन आ गई, आप 97 का इसी तरह एलसीएम लीजिएगा, फिर 107 का, फिर 105 का, फिर 115 का, फिर 116 का, फिर 97 का और फिर 110 का, ठीक है। तो आप लोगों ने जो आंसर आए उसको इस कॉलम में फिल करते जाना है। बुक में सॉल्व हुई है बेटा एग्जाम्पल है, ठीक है, लेकिन आपने खुद से भी इसका आंसर रफ कॉपी पे देख लीजिएगा कि क्या यही आंसर आ रहा है, ठीक है। बुक में कोई गलती तो नहीं है, तो इसलिए आप लोग खुद कीजिएगा। मैंने आपको एक करके दिखा दिया, ठीक है। अब इतना टाइम नहीं है कि मैं सारे करूँ, वैसे तो मैं बुक से देख के भी आपको लिखवा देता हूँ, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि अब बुक में पहले से लिखा हुआ है, आप लोग वो खुद देख लीजिएगा। बस आंसर चेक करने हैं आपने कि क्या, जैसे मैंने अभी आंसर चेक किया है बुक से कि क्या मेरा आंसर सही है। वो कैसे चेक होगा, जब आप एलसीएम लेंगे इसका, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल पेज नंबर 42 पे आए, लास्ट पे लिखा हुआ है एक्टिविटी 2.6। ये बड़ी आसान है, आप लोग खुद कर लेंगे। राइट योर कंप्लीट नेम एंड गिव इट्स प्रेजेंटेशन इन बाइनरी फॉर्मेट। आप अपना कंप्लीट नेम लिखें और उसकी प्रेजेंटेशन दें बाइनरी फॉर्मेट में। अब इसमें आपने ध्यान से देखना है, मैं आपको थोड़ा सा इसकी हिंट दे देता हूँ। इसको मैं रेज़ कर रहा हूँ, चलो मैं इसी को चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अच्छी बात है, टेबल बना हुआ है, इसी को मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। कैसे चेंज कर रहा हूँ और से देखिएगा। आप इसी तरह टेबल भी बना सकते हैं, या फर्स्ट करें किसी का नाम है, एक का नाम है अली, मैं वैसे ही नंबर ले रहा हूँ अली, ठीक है। तो ए कैपिटल होगा, एल स्मॉल होगा और फिर आई स्मॉल होगा, ठीक है। ये तो इसका फर्स्ट नेम हुआ ना। अब जो सेकंड नेम होता है, लास्ट नेम जिसको आप कहते हैं, वो भी लिख लें। लेकिन आप नाम कैसे लिखते हैं अपना फर्स्ट नेम लिखते हैं, फिर थोड़ी स्पेस देते हैं, फिर लिखते हैं। ज्वाइनिंग में तो नहीं लिखते ना, आप मिला के लिख देते हैं, इस तरह तो नहीं करते। तो इसलिए आप लोगों ने यहाँ क्या करना है, एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाना है। वो कौन सा है, स्पेस का। वो कौन सा है बेटा, स्पेस का, ठीक है। स्पेस मतलब जो आप एक फर्स्ट नेम और सेकंड नेम में स्पेस देते हैं वो। उसके बाद फर्ज करें किसी का नाम है अली हसन, तो एच भी कैपिटल होगा, ए स्मॉल, एस डबल एस ए और एन, ठीक है। ये मैं ऐसे ही आपको एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक है। मैंने टेबल रफ सा बना दिया, आप लोग अच्छा सा स्केल के साथ टेबल बनाइएगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह आप लोगों ने करना है, ठीक है। मैंने वैसे ही कोई रैंडमली नाम ले लिया अली और फिर स्पेस, और ये स्पेस लाजमी होगी, याद रखें जिसका भी नाम होगा। अच्छा, किसी का नाम अगर बहुत बड़ा है, 3 या 4 वर्ड्स पे अगर किसी का नाम है, तो इसलिए फिर आप फ़िलहाल जो आपका फर्स्ट और सेकंड है उसी को रखें। इतना बड़ा नाम नहीं करना, अच्छी बात है कर लें आप पूरा नेम, मुझे कोई इतराज़ नहीं, आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन कम से कम फर्स्ट नेम और सेकेंड, मतलब फर्स्ट पोर्शन और सेकेंड पोर्शन आपका होना चाहिए, और स्पेस लाजमी हो। एक और बात, किसी के नाम अगर बहुत बड़ा है, ठीक है, 4 उसमें आ रहे हैं, फर्स्ट करें 4 वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, द फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो हर एक में स्पेस आएगी। फर्स्ट के बाद स्पेस, सेकंड के बाद स्पेस और थर्ड के बाद स्पेस, ठीक है। और आखिर में तो ज़ाहिर है स्पेस नहीं होती, तो इसलिए बड़े ध्यान से आप लोगों ने अपना नाम लिखना, ठीक है। मैं फ़िलहाल आपको अपने लिखने का तरीका बता देता हूँ कि आप लिखेंगे कैसे इसको, ठीक है। अपने नाम से मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग खुद देख लीजिएगा, ठीक है। HAMID, ये फर्स्ट नेम हो गया। उसके बाद मैं यहाँ लिखूँगा स्पेस, ये स्पेस का कोड याद है आपको, 32 था, फिर 32 को आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिएगा। उसके बाद मैं लिखूँगा HASSAN, ठीक है। ये मैंने अपना नाम इस तरह कर लिया, ठीक है। मैं फिर एक का डेसिमल कोड लिखूँगा और फिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लूँगा, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी 2.6 कंप्लीट हो गई है, ये आप खुद कीजिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट पेज नंबर 43 पे आ जाएं। मैंने कुछ टॉपिक्स और भी लिख दिए थे ब्रेक के दौरान, वो मैं ये बाद में पढ़ाऊँगा, पहले मैं ये टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा कि बुक में पहले ये टॉपिक है, ठीक है। वैसे हम ये पहले पढ़ सकते हैं लेकिन हम ये आखिर में देखेंगे इसको। यहाँ जो टॉपिक लिखा हुआ है बेटा उसका नाम है स्टोरेज डिवाइस। क्या नाम है? स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज का मैंने मतलब आपको स्टार्ट में बताया था लेक्चर के, स्टोरेज का मतलब सेव करना या स्टोर करना, ठीक है। कंप्यूटर में इसका मतलब होता है सेव करना। अब वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर में डाटा स्टोर करती हैं उनको कहते हैं स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। एनी कंप्यूटिंग हार्डवेयर, कंप्यूटिंग का मतलब ऐसे प्रोसेसिंग भी होता है, ठीक है। हार्डवेयर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, आपने पिछली 9th क्लास की बुक में भी पढ़ा था। आराम से हम हार्डवेयर की डेफिनेशन ये पढ़ते हैं कि द थिंग्स विच वी कैन फील एंड टच, या द कंप्यूटर पार्ट्स विच वी कैन टच एंड फील इज़ कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर। जिनको आप टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, या आप देख भी रहे हैं, हाथ भी लगा रहे हैं और फील भी कर रहे हैं उनको, वो क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। तो आप इसी तरह डेफिनेशन समझ लें। हम फिलहाल स्टोरेज डिवाइस की डेफिनेशन कर रहे हैं। एनी कंप्यूटिंग हार्डवेयर दैट इज़ यूज फॉर स्टोरिंग, पोर्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग। अब 3 लफ्ज़ हैं बेटा, बेटा ध्यान से देखना है। पहला तो आपको पता चल गया होगा, बाकी 2 ध्यान से देखने आपने। वो कंप्यूटिंग हार्डवेयर, वो प्रोसेसिंग हार्डवेयर दैट इज़ यूज फॉर स्टोरिंग, स्टोरिंग का मतलब सेविंग या सेव करना, जब आप सेव करते हैं डाटा को, स्टोर करते हैं अपने पास, ठीक है। जैसे आप कोई चीज़ आपके घर में एक स्टोर होता है कि वहाँ सारी आपने चीज़ें रखी होती हैं, जमा करके रखी होती हैं, ठीक है। तो समझे यहाँ वो स्टोरिंग है, क्या उसने कंप्यूटर ने अपनी मेमोरी में जगह रखी हुई है, ठीक है, कि स्टोर करके आपकी चीज़ें सारा डाटा रखा हुआ है। पोर्टिंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। पोर्टिंग बेटा इससे में लफ्ज़ निकले पोर्ट से। किससे निकले? पोर्ट, PORT, पोर्ट। पोर्ट का मतलब क्या होता है? पोर्ट का मतलब ऐसे आपने बड़ा नाम सुना होगा सी पोर्ट, ठीक है, उसको आप कहते हैं बंदरगाह जिसको आप कहते हैं, ठीक है। सी पोर्ट असल में पोर्ट की एक टाइप है। क्या होती है सी पोर्ट या पोर्ट क्या होती है? पोर्ट बेटा या एक और लफ्ज़ आपने सुना होगा पोर्टेबल, ठीक है। जैसे आपका जो मोबाइल है वो क्या एक पोर्टेबल डिवाइस है, क्या आप उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। तो इसलिए पोर्ट का मतलब क्या हुआ बेटा? जब डाटा आपका एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसको कहते हैं पोर्ट, ठीक है। वो कौन लेके जाता है? वो कोई पोर्टिंग डिवाइस लेके जाती है, ठीक है। तो इसलिए हाँ आपने नाम सुना होगा कंप्यूटर में जो CPU है उसमें पोर्ट्स लगी होती हैं, USB पोर्ट्स, उसके बाद LPT पोर्ट्स होती हैं, कॉम पोर्ट्स होती हैं, प्रिंटर की भी पोर्ट्स, बहुत सी पोर्ट्स होती हैं। तो बेटा पोर्ट्स क्या करती हैं? मेन पर्पज़ क्या है कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, ठीक है। ट्रांसफरिंग द डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसको क्या कहेंगे बेटा? पोर्ट। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? पोर्टिंग, ठीक है। तो समझ आ गई। मैंने आपको डेली लाइफ से भी एग्जांपल दे दी, कंप्यूटर की भी एग्जांपल दे दी मैंने, ठीक है। पोर्टिंग, एनी कंप्यूटिंग हार्डवेयर दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग, पोर्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग डाटा। अब एक लफ्ज़ है एक्सट्रैक्टिंग। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? निकालना। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? निकालना। आप डाटा निकालते कैसे हैं? देखें बेटा, आपने कोई डाटा अपना कंप्यूटर में स्टोर किया, अपनी हार्ड डिस्क में किसी भी फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद जब आपको ज़रूरत पड़ी उस डाटा की, उस फाइल की, तो आप क्या करते हैं? उसको फिर ओपन करते हैं फाइल से। जो ओपन कर रहे हैं आप उसको असल में लोड करवाते हैं मेमोरी से। वो लोड क्या है यहाँ पे? एक्सट्रैक्टिंग। आप लोडिंग भी यहाँ कह सकते हैं उसको, ठीक है, लेकिन यहाँ अलग दूसरे लिखा हुआ एक्सट्रैक्टिंग। आप उसको बाहर निकालते हैं, आप उसको फर्ज करें मेमोरी आपकी, आप उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये है बेटा, कौन करेगा ये काम? स्टोरेज डिवाइस करती है, ठीक है। अब स्टोरेज डिवाइस 2 तरह की होती हैं, एक होती है इंटरनल स्टोरेज डिवाइस और दूसरी होती है एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। इंटरनल स्टोरेज डिवाइस वो होती हैं बेटा जो आपके कंप्यूटर के अंदर लगी होती हैं, नाम से पता लग रहा है इंटरनल, जो अंदर लगी होती हैं, ठीक है। अब इंटरनल कहाँ लगी होती है? कंप्यूटर के मदरबोर्ड में। मदरबोर्ड क्या होता है कंप्यूटर का? ये आपकी बुक में नहीं है, बता देता हूँ। मदरबोर्ड मेन वर्किंग एरिया, जहाँ पे तमाम कंपोनेंट्स कंप्यूटर के तमाम पार्ट्स एज्ड होते हैं, लगे हुए होते हैं, उसको कहते हैं मदरबोर्ड, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर को भी ओपन करके देखें, CPU ओपन करें, तो आप देखेंगे एक बड़ा सा बोर्ड होता है, उसके अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की पोर्ट्स भी लगी होती हैं और मुख्तलिफ कंपोनेंट्स लगे होते हैं। उसमें आपका प्रोसेसर भी होता है, रैम्स की स्लॉट्स भी होती हैं, इसके अलावा और फ़ैन भी लगा होता है, पावर सप्लाई भी होती है। सब चीज़ें उस कंप्यूटर के अंदर जो आपको CPU ओपन करते हैं वहाँ होती हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें इसमें मदरबोर्ड भी लगी होती हैं और कुछ चीज़ें मदरबोर्ड से सेपरेट लगी होती हैं, ठीक है। वो हमें भी आगे जाके देखते हैं और क्या क्या है इसमें बुक में, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब बाहर से जो आप लगाते हैं, ठीक है। बाहर से आप क्या क्या लगाते हैं कंप्यूटर में? कौन सी डिवाइस लगाते हैं? USB लगाते हैं। उसके अलावा आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाते हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया इस लेक्चर में इसका। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के साथ साथ आप मेमोरी कार्ड भी लगाते हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो आप एक्सटर्नली लगा रहे हैं कंप्यूटर के साथ, उसको क्या कहते हैं बेटा? एक्सटर्नल डिवाइसेस। एग्जाम्पल्स मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, जो बाकी हैं वो हम बुक से देख लेते हैं, ठीक है। पेज नंबर 43, स्टोरेज डिवाइस। Any computing hardware that is used for storing,
importing and extracting data is called a storage device. It can hold or store information both temporarily and permanently. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, टेम्परेली और परमानेंटली, ठीक है। टेम्परेली का मतलब क्या होता है, आर्जी तौर पर, और परमानेंटली मुस्तकिल तौर पर, ठीक है। अब बेटा ये आप लोगों को थोड़े सा हिंट मिला होगा जो हमने आज स्टार्ट किया था टॉपिक मेमोरी के। अब वहाँ पे टेम्परेरी मेमोरी कौन सी होगी, याद करें, वोलेटाइल मेमोरी, रैम। प्राइमरी मेमोरी की होती है आपकी बेटा टेम्परेरी मेमोरी होती है, थोड़ी देर के लिए डाटा होल्ड करके रखती है। लेकिन जो आपकी हार्ड डिस्क है आपकी या एक्सटर्नल डिवाइसेज हैं वो क्या है बेटे, सारी परमानेंट डिवाइसेज हैं, वो क्या है, परमानेंट डाटा को स्टोर करती हैं, ठीक है। उसको हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज भी कहते हैं। इट कैन होल्ड और स्टोर इंफॉर्मेशन बोथ टेम्परेली एंड परमानेंटली। इट कैन ऑल्सो बी इंटरनल और एक्सटर्नल टू अ कंप्यूटर। एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस इज़ अ प्लग एंड प्ले डिवाइस। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, प्लग एंड प्ले। बेटा ये दो लफ्ज़ों से मिलके बना है, प्लग एंड प्ले। अब आपको डेली लाइफ से समझाता हूँ इसको। प्लग क्या होता है, आप किसी सॉकेट में जब कोई स्विच प्लग लगा रहे होते हैं, आप प्लग लगाते हैं ना, फर्स्ट में सॉकेट है, आप उसके अंदर प्लग लगाते हैं, प्लग लगाते हो फिर आप स्विच ऑन करते हैं तो वो ऑन हो जाता है। जो भी चीज़, अगर लाइट है, फ़ैन है, या कोई भी, फ़ैन का तो रेगुलेटर भी होता है, कोई भी चीज़, लाइट है या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आपने ऑन ऑफ करना है तो आप क्या लगाते हैं, उस सॉकेट के अंदर प्लग लगाते हैं उसका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, प्लग एंड प्ले कंप्यूटर में जो आपकी पोर्ट्स होती हैं बेटा, वो समझे एक सॉकेट है, और जब आप वो लगा रहे होते हैं यूएसबी डायरेक्ट लगा रहे हैं या कोई डाटा केबल आप लगा रहे होते हैं, वो क्या है इसका समझे, वो क्या बेटा इसकी प्लग है, वो क्या है बेटा इसका प्लग है। और जैसे ही आप लगाते हैं और वो प्ले हो जाए, मतलब जो भी डाटा है वो शो हो जाए आपके कंप्यूटर में, उस यूएसबी में या जिस भी डिवाइस को आप लगा रहे हैं, उसको कहते हैं प्लग एंड प्ले। मतलब जैसे ही आप प्लग करेंगे उसको कंप्यूटर में, साथ ही वो प्ले हो जाएगी। प्ले का मतलब उसमें सारा डाटा आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो आजकल तो ज़्यादा डिवाइसेज हैं, तकरीबन सारी डिवाइसेज आजकल क्या है बेटा, प्लग एंड प्ले हैं, ठीक है। इससे पहले क्या होता था, प्लग एंड प्ले से पहले बेटा क्या होता था, आपको जो भी डिवाइस आप लगाते थे कंप्यूटर में, आपको उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता था। ड्राइवर क्या होता है, ड्राइवर वैसे गाड़ी का होता है ना, कि गाड़ी को जो चलाता है वो ड्राइवर, उसके बाद गाड़ी तो नहीं चलेगी ना। यहाँ पे ड्राइवर कंप्यूटर में क्या होता है, जो उस पर्टिकुलर हार्डवेयर को जो आप इंस्टॉल कर रहे हैं उसको जब आप वो ड्राइव करता है, चलाता है, उसकी वर्किंग करता है, उसको कहते हैं उस पर्टिकुलर हार्डवेयर का ड्राइवर, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, प्लग एंड प्ले का क्या फ़ायदा होता है, आपको ड्राइवर या तो वो खुद ब खुद इंस्टॉल कर लेता है कंप्यूटर विंडोज़ अपडेट से, या आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती करने की, वो खुद ही प्ले हो जाता है, ठीक है, या खुद कर देता है वो, ठीक है। तो इसलिए प्लग एंड प्ले डिवाइसेस, ठीक है, आप नाम सुना होगा इनका, अब आप याद रखें इसको। डिवाइस इज़ अ प्लग एंड प्ले डिवाइस दैट इज़, मैं दोबारा पढ़ूँगी लाइन, एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस इज़ अ प्लग एंड प्ले डिवाइस दैट इज़ वी जस्ट प्लग इट टू सम पोर्ट, मैंने बताया था पोर्ट में आप प्लग करते हैं, एंड स्टार्ट यूजिंग इट विदाउट टर्निंग ऑफ अ कंप्यूटर। एक और बात, आप ये तो नहीं करते ना, आप जैसे ही लगाते हैं कोई यूएसबी आपका कंप्यूटर बंद कर देते हैं, आप नहीं करते, आप जैसे ही लगाते हैं आप कंप्यूटर पे शो हो जाती है यूएसबी, आपको, आप कंप्यूटर टर्न ऑफ नहीं करते, ठीक है। टू अटैच एन इंटरनल स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क और रैम। अब उसने कहा है टू अटैच एन इंटरनल स्टोरेज। इंटरनल स्टोरेज क्या है बेटा, जो कंप्यूटर के अंदर लगे होते हैं, और रैम की बात की है और हार्ड डिस्क की बात की है। हार्ड डिस्क भी दो तरह की होती है, एक इंटरनल और दूसरी एक्सटर्नल। इंटरनल तो कंप्यूटर के अंदर लगेगी, और जो एक्सटर्नल है वो कंप्यूटर के बाहर, मतलब आप पोर्ट से उसको या किसी भी डाटा केबल से एक्सटर्नली लगा सकते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल पोर्ट पे। टू अटैच एन इंटरनल स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क और रैम, वी नीड टू टर्न ऑफ द कंप्यूटर। अब यहाँ पे बेटा हमें टर्न ऑफ लाजमी करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप लोग ये जानते होंगे कि जब आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आती है, आप क्या करते हैं, क्या कहते हैं, मैं ज़रा इसको ओपन करके देखता हूँ। ओपन करने से पहले आप क्या करेंगे बेटा, ज़ाहिर आप शट डाउन करते हैं, टर्न ऑफ करते हैं कंप्यूटर को, ताकि जो भी उसमें से पावर सप्लाई आ रही है वो आपको या तो पावर सप्लाई से कोई इफेक्ट ना हो, और जो दूसरे कंप्यूटर्स लगे हैं वो कहीं शॉर्ट ना हो जाए, शॉर्ट सर्किट ना हो जाए उस सर्किट के अंदर, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करते हैं, उसको टर्न ऑफ करते हैं पहले। दोबारा पढ़ूँ बेटा मैं ये, टू अटैच एन इंटरनल स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क और रैम, वी नीड टू टर्न ऑफ द कंप्यूटर। इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू सम फिक्स्ड स्लॉट्स। मैंने आपको बताया था फिक्स्ड स्लॉट्स, खास जगह होती हैं। स्लॉट्स का मतलब आप यहाँ प्लेसेस कह सकते हैं, ठीक है, जगह। अब फिक्स स्लॉट्स कहाँ होती हैं, वो असल में मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती हैं। रैम की अपनी स्लॉट्स हैं, इस तरह और भी जो डिवाइसेज आप लगाते हैं, प्रोसेसर की अपनी है, और कोई डिवाइसेज आपने लगानी है, कोई भी चीज़ लगानी है, इसकी जो डाटा केबल होती है आपकी CD रोम की, आपकी फ्लॉपी डिस्क की अपनी एक डाटा केबल और पावर केबल होती है, हार्ड डिस्क की भी अपनी पावर केबल और डाटा केबल होती है, ठीक है। तो वो कहाँ लगती हैं, जाके मदरबोर्ड के ऊपर लगती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें फिक्स स्लॉट्स पर लगती हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, रैम, हार्ड डिस्क, CD का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क,
USB फ्लैश ड्राइव एक्सेट्रा ETC, ठीक है। मैंने आपको ETC का मतलब पहले बता चुका हूँ, एटसेट्रा आप दोबारा नहीं बताऊँगा, फर्स्ट लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा दोबारा, ठीक है। रैम और हार्ड डिस्क उसने लिखा, रैम क्या है बेटा, ये है इंटरनल, हार्ड डिस्क ये भी इंटरनल, लेकिन उसने अगर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लिखता तो वो क्या हो जाती, फिर एक्सटर्नल डिवाइस हो जाती, ठीक है। यहाँ पे हार्ड डिस्क लिखा तो वो यहाँ हम कह सकते हैं इंटरनल। CD क्या है, CD बेटा एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है। आप कह सकते हैं सर CD तो अंदर पहले से लगी होती है, वो CD रोम लगी होती है बेटे, CD प्लेयर लगा हुआ होता है, वो इसके जिसमें आपने लगानी है CD वो कंप्यूटर के अंदर फिक्स पहले से है। CD तो आप बाहर से लगाते हैं ना, तो इसलिए CD क्या है, एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है। उसके बाद USB फ्लैश ड्राइव, तो पता ही है, USB जाहिर है आप बाहर से लगाते हैं। USB की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, ये हमने पिछली 9th क्लास की बुक में पढ़ा था। उसके बाद है बेटा आगे उसने एटसेट रखा हुआ है, और भी बहुत सी मेमोरी कार्ड आपका एक्सटर्नल डिवाइस है, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा, थोड़ा सा टॉपिक का शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज। मेमोरी और स्टोरेज में डिफरेंस, असल में बेटा ये डिफरेंस है प्राइमरी स्टोरेज में, प्राइमरी मेमोरी में और सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है। उसने यहाँ डिफरेंस लिख दिया मेमोरी और स्टोरेज का, ठीक है। तो आप देख लें यहाँ और डिफरेंस में भी देखिएगा प्राइमरी और सेकेंडरी लिखा हुआ होगा, ठीक है। इसको पढ़ते हैं, मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा, इस सिंपल समझाने वाली बातें मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। मेमोरी एंड स्टोरेज लाइन लगा के उसने लिखा हुआ है डिफरेंस की फॉर्म में, आपने भी इसी तरह लिखना है शॉर्ट क्वेश्चन में, वो भी आपको अभी लेक्चर के एंड पे करवाता हूँ। मेमोरी और स्टोरेज, मेमोरी बेटा लेफ्ट साइड पे मैं उसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहा हूँ मेमोरी का, ठीक है। मैं एक का फर्स्ट पॉइंट पढ़ूंगा, फिर जो दूसरा है स्टोरेज उसका भी फर्स्ट पॉइंट, ताकि कंपैरिजन हो सके, ठीक है। यही हमने देखना है। मेमोरी प्लेस वेयर एन एप्लीकेशन लोड्स इट्स डाटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, वो जगह बेटा जहाँ पे डाटा लोड होता है प्रोसेसिंग के दौरान, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मेमोरी। मैंने आपको बताया था तो मेमोरी होती है असल में कहाँ होती है, इंटरनल होती है, अंदर होती है। तो यहाँ पे वो कह रहा है प्लेस वेयर एन एप्लीकेशन जो भी आप प्रोग्राम रन कर रहे हैं लोड्स इस डाटा, लोड करती है डाटा को। मैंने आपको लोड का मतलब बताया था बेटा, जब आप कंप्यूटर में कोई चीज़ सेव करते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, जब उसको दोबारा ओपन करते हैं तो आप लोड करवाते हैं, एक्सट्रैक्ट करवाते हैं डाटा को, ये हमने पढ़ा था यहाँ एक्सट्रैक्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं मेमोरी क्या करती है, लोड करवाती है। प्लेस वेयर एन एप्लीकेशन लोड्स इट्स डाटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग के दौरान। अब स्टोरेज का फर्स्ट पॉइंट, यूजुअली द प्लेस, यूजुअली आमतौर पर द प्लेस वेयर डाटा इज स्टोर्ड फॉर लॉन्ग और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग और शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है, लॉन्ग का मतलब ज़्यादा अरसे, लॉन्ग टर्म, और शॉर्ट टर्म का मतलब थोड़े अरसे के लिए, कम अरसे के लिए, ठीक है। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे उसने कहा है जो स्टोरेज है वो क्या होता है, यूजुअली आप डाटा उसमें रखते हैं शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए। अब देखें बेटा, आप लोग जब अपनी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में कोई डाटा स्टोर कर रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं और आप थोड़ी देर बाद उसको अरेज भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। जो भी एक्सटर्नल डिवाइसेस आप लगाते हैं आप अपनी मर्जी से उसमें डाटा ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं और थोड़ी देर के लिए भी रख सकते हैं, ठीक है। यही उसने बात किया, यूजुअली द प्लेस, ये कौन सी जगह होती है स्टोरेज, वेयर डाटा इज स्टोर्ड फॉर लॉन्ग और शॉर्ट टर्म, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 मेमोरी का, टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस, मैंने आपको बताया था टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस होती है बेटा। मेमोरी जो है वो क्या है, एक टेम्परेरी है, ठीक है, लेकिन स्टोरेज क्या है, एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज है परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। देखिए उसने यहाँ कन्फ्यूजन बोर्ड डाली हुई है बेटा, यहाँ भी स्टोरेज डिवाइस लिख दिया और दोनों साइड पे स्टोरेज डिवाइस लिख दिया उसने, ठीक है। इसलिए मैं आपको बताया था पुरानी बुक में इसने इसी को नाम दिया हुआ था, मेमोरी को असल में वो स्टोरेज भी कहता था, यहाँ पर उसने डिफरेंस करके लिख दिया, ठीक है। लेकिन आपने जैसा बुक में उसी तरह याद रखना है आपने, ठीक है। मेमोरी में थर्ड पॉइंट लेसर इन साइज़ और स्टोरेज ग्रेटर इन साइज़। अब बेटा मैं आपको यहाँ से थोड़ी सी मिसाल देता हूँ। जो मेमोरी होती है उसका साइज़ थोड़ा सा कम होता है। आपको मैं मिसाल देता हूँ, कंप्यूटर की जो आपकी मेमोरी में बात कर रहे हैं वो टेम्परेरी मेमोरी की। टेम्परेरी मेमोरी होती है रैम। रैम आपने ज़्यादा से ज़्यादा उसका साइज़ देखा होगा, नॉर्मल जो आता है 4 GB, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में 6 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, चलें हम इसको 8, 16, 32 तक फिलहाल ले जाते हैं, या 64 तक ले जाते हैं, बहुत ही हाई क्लास कंप्यूटर है 64 GB, ठीक है। लेकिन जो आपकी स्टोरेज है उसमें बहुत कैपेसिटी होती है। अपने आज वो पढ़ने हैं यूनिट्स, टेराबाइट और पेटाबाइट, टेराबाइट तक आप स्टोर कर सकें। टेराबाइट बहुत बड़ा यूनिट है बेटा, ठीक है, ये 1024 गीगाबाइट्स के इक्वल होता है, ठीक है। या आप सिंपल लफ्ज़ में इसको 1000 GB इज इक्वल टू 1 टेराबाइट, ठीक है। ये सारे मैं भी आपको बताता हूँ। अभी आप फिलहाल इतना समझ लें कि जो कंप्यूटर की स्टोरेज है वो बहुत ज़्यादा होता है कि कंप्यूटर टेराबाइट्स में डाटा स्टोर कर लेता है, लेकिन जो मेमोरी है वो कम होती है, वो ज़्यादा 32 GB, 64 GB तक जाएगा। बहुत भी हद होगी तो आगे तक चला जाएगा, लेकिन देखें जैसे जैसे मेमोरी आगे जाएगी स्टोरेज और ज़्यादा आगे जाता जाएगा। बहुत मुश्किल है दोनों एक दूसरे को पकड़ें, तो इसलिए स्टोरेज हमेशा ज़्यादा ही रहेगा साइज़ में। मेमोरी लेसर इन साइज़ और स्टोरेज ग्रेटर इन साइज़। नंबर 4 मेमोरी हाई
असेसिंग हाई असेसिंग स्पीड और स्टोरेज लो असेसिंग स्पीड। अब असेसिंग का मतलब यहाँ बेटा क्या है, पहुँच, ठीक है। यहाँ पे आप असेस क्या करते हैं आप कि कितनी देर लगती है, यहाँ पे पहुँच भी कह सकते हैं, या कंप्यूटर की वर्ड्स में आगे समझे कि कितनी देर में डाटा आप असेस कर लेते हैं उस जगह से। मैं आपको मिसाल देता हूँ इसकी, तब समझ आएगी आपको। बेटा देखें, जो चीज़ें जो कंप्यूटर के पार्ट्स कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, स्पीड ज़्यादा होगी आपको। देखें, आपको मिसाल दोबारा देता हूँ मैं आपको घर की। घर में जो आपके सारे आपके रहने वाले हैं, ठीक है, आपके बहन भाई या माँ बाप, उनसे आप ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं, आपकी जल्दी पहुंच होती है, आप जल्दी उनसे बात कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो घर के बाहर हैं या आपके रिश्तेदार हैं जो आपके पास नहीं रहते, जो या आपके दोस्त हैं जिनको आप थोड़ी कहीं जाके मिलते हैं या थोड़े अरसे बाद आप उन रिश्तेदारों से मिलते हैं, वो क्या है, वो आपके इतने करीब नहीं है, तो वो उनकी स्पीड क्या होगी कम्युनिकेशन की, या आप उनसे ज़्यादा नहीं मिलते, तो वो क्या है, लो असेसिंग। यहाँ पे लो इस तरह समझें कि जो कंप्यूटर के पार्ट्स उसके अंदर लगे हुए हैं, मदरबोर्ड के अंदर लगे हुए हैं, उनकी स्पीड क्या होगी, एक्सेस करने की हाई होगी। लेकिन जो कंप्यूटर के पार्ट्स कंप्यूटर के बाहर लगे हैं, एक्सटर्नल लगे हुए हैं, जैसे USB है या आप लोग कह सकते हैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, इसकी जो स्पीड होगी एक्सेस करने की वो स्लो होगी, ठीक है। इसकी स्पीड एक्सेस करने की स्लो होगी, इसलिए उसने लिखा है मेमोरी में हाई असेसिंग स्पीड और स्टोरेज में लो असेसिंग स्पीड, ठीक है। दोबारा देखें, मेमोरी हाई असेसिंग स्पीड और स्टोरेज लो असेसिंग स्पीड, ठीक है। मेमोरी में वो कहते हैं इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी और स्टोरेज में कहते हैं इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। स्टोरेज उसको कहा, देखें यहाँ पे फिर कन्फ्यूजन डाली है उसने कि उसने स्टोरेज के अंदर फिर मेमोरी लिख दिया। शुरू में मैंने आपको बताया था मेमोरी की दो टाइप्स हैं, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। उसी को उसने नाम दिया था प्राइमरी स्टोरेज का और सेकेंडरी स्टोरेज का। यहाँ आके वो मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी कह रहा है और स्टोरेज को सेकेंडरी मेमोरी कह रहा है, ठीक है। तो आप लोग कन्फ्यूज ना हो, जो बुक में उसने लिखा है आप उसी तरह लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा टॉपिक है हमारा लास्ट आज का, मेजरमेंट ऑफ साइज़ ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आपको MCQs के लिए बहुत याद करना पड़ेगा और समझना है इसको आपने बड़े ध्यान से, ठीक है। और से देखें, मेजरमेंट ऑफ साइज़ ऑफ अ कंप्यूटर मेमोरी, क्या बेटा साइज़ होता है, कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। मेजर ऐसे होता है बेटा, सबसे पहले देखते हैं होता क्या है, सबसे छोटा यूनिट इसका, स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ डाटा, स्मॉलेस्ट अमाउंट सबसे छोटी अमाउंट डाटा की, टू बी स्टोर्ड, जो स्टोर होता है सेव होता है इन कंप्यूटर्स मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी में, इज 0 और 1। वो क्या है बेटा, 0 और 1, आपको पता है 0 होता है या 1 होता है। इट इज़ कॉल्ड बिट, उसको क्या कहते हैं बेटा, बिट कहते हैं। एक उसने यूनिट नहीं लिखा हुआ, इससे भी छोटा यूनिट होता है बिट से, उसको कहते हैं निबल, ठीक है। वो इस बुक में नहीं है लेकिन आप लोग याद रखें उसको निबल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसने बताया जो यूनिट है वो क्या है बेटा, बिट, ठीक है। अब जो बिट है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ डाटा है, स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ डाटा जो कहाँ होता है, स्टोर्ड होता है इन कंप्यूटर्स मेमोरी, इज़ 0 और 1। वो क्या है बेटा, 0 और 1 की फॉर्म में, इट इज़ कॉल्ड बिट, इसको क्या कहते हैं, बिट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात है, कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज़ कॉल्ड बाइट। अब जब 8 बिट्स आपस में आके मिलते हैं या कलेक्ट होते हैं, कलेक्शन जो 8 बिट्स की है वो क्या कहलाती है, एक बाइट, इट इज़ कॉल्ड बाइट या 1 बाइट भी इसको कहते हैं, ठीक है। वो क्या होती है बेटा, बाइट। इसका मतलब अगर यहाँ हो 16 बिट्स तो वो किसके बराबर होगा, 2 बाइट्स के इक्वल होगा, ठीक है। इस तरह ये मल्टीप्लिकेशन आगे चलती जाती है, ठीक हो गया। 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट और 16 बिट्स इज इक्वल टू 2 बाइट्स, इस तरह ये आगे चलता रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट उसने बेटा यहाँ को कॉलम दिया हुआ है बुक में, मैंने फर्स्ट 2 नहीं लिखे, वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ, वो थ्योरी की बात है, बाकी मैंने मैथमेटिकल चीज़ लिखी है, ये मैंने भी आपको समझानी है। पहले मैं जितना पढ़ाया उतना बुक से देख लेते हैं। पेज नंबर 43, द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ डाटा टू बी स्टोर्ड इन कंप्यूटर्स मेमोरी इज़ 0 और 1, इट इज़ कॉल्ड अ बिट। अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज़ कॉल्ड अ बाइट। At least 1 byte is required to store any piece of information in a computer storage। क्या मतलब हुआ बेटा, कम से कम 1 बाइट लाजमी चाहिए आपको कंप्यूटर में कुछ भी स्टोर करने के लिए, ठीक है। 1 बाइट से कम होगा तो वो कंप्यूटर स्टोर नहीं करेगा, ठीक है। 1 बाइट लाजमी, 1 बाइट का मतलब 8 बिट्स, ठीक है। दोबारा देखें लाइन, एटलीस्ट 1 बाइट इज़ रिक्वायर्ड, कम से कम 1 बाइट रिक्वायर्ड है, टू स्टोर एनी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन, वो टेक्स्ट हो, इमेज हो, कोई भी हो, इन अ कंप्यूटर स्टोरेज। आगे, ऑन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज डाटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स। इन टेबल 2-8 डिफरेंट यूनिट्स ऑफ डाटा आर गिवन। अब यूनिट्स बेटा देखने हमने कैसे डाटा में दिए हुए, उसने टेबल में देखने कैसे यूनिट्स दिए हुए उसने। और से देखें बेटा, सबसे पहले उसने मैं आपको बिट और बाइट यहाँ से पढ़ा देता हूँ, बाकी मैं समझाऊँगा आपको। बिट
साइज इसका है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा, स्मॉलेस्ट यूनिट है, कैन होल्ड ओनली वन वैल्यू 0 और 1। कौन सी वैल्यू होल्ड करता है? 0 और 1। ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इनफ स्पेस टू स्टोर सिंगल आस्की कैरेक्टर। बाइट क्या होता है? ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इनफ टू स्टोर अ सिंगल आस्की कैरेक्टर, मतलब आस्की कैरेक्टर है, वर्ड नहीं है। बेटा गौर से देखिएगा, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से देखें, वर्ड और कैरेक्टर में फ़र्क है। वर्ड ये होगा 1 2 3 4 5, ये 5 के करेक्टर्स मिलकर क्या बना रहे हैं? वर्ड बना रहे हैं। करेक्टर्स मिलकर क्या बनाते हैं? वर्ड। वर्ड मिलकर फिर सेंटेंसेस, इस तरह ये चलता है सारा, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक करेक्टर को स्टोर करने के लिए आस्की को क्या चाहिए होता है? 1 बाइट, ठीक है। तो उसने कहा कि आपने प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में जब भी कोई चीज़ स्टोर करते हैं स्टोरेज डिवाइसेज में, तो वो कम से कम 1 बाइट लेती है आस्की करेक्टर के लिए। करेक्टर के लिए, वर्ड की बात नहीं हो रही, करेक्टर की बात हो रही है, दोबारा मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अब हम आते हैं जो नेक्स्ट उसने बात की हुई है, ये वाली बड़ी ध्यान से बेटा समझनी है आपने इसको और याद कर लेना है एमसीक्यूज़ के लिए। सबसे पहले है किलो, ये मैंने बता दिया आपको, बिट और बाइट। नेक्स्ट है किलो बाइट, किलो 1 KB, जो किलो बाइट की शॉर्ट फॉर्म है वो KB, K का मतलब किलो, B का मतलब बाइट। 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। अब ये बेटा कैसे आ गया 1024, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा किलो फिजिक्स में, किलो का मतलब होता है 1000, यहाँ पे 1000 होता है, तो यहाँ 1024 क्यों है? ये 24 कहाँ से एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। ये मैं आपको समझाता हूँ अब कंप्यूटर की ज़ुबान में। देखें ज़रा, यहाँ पे बेटा आप लोग देखें, मैं इधर ही लिख देता हूँ या मैं इधर लिख देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा स्पेस मिल जाए। गौर से देखना आप लोगों ने, ये इसी तरह आपको ये सारे समझ आ जाएंगे, ठीक है। देखिए बेटा, हमने देखना था 1024। कंप्यूटर में 2 की पावर 10 क्या होती है पता है किसी को? कंप्यूटर में क्या, वैसे ही कैलकुलेटर पकड़ें, मैं आप कैलकुलेटर में आपके सामने करता हूँ, अभी आप लोग भी कैलकुलेटर अपने पास रखें। 2 पावर 10, इसका आंसर आता है बेटा 1024। क्या आंसर आता है? 1024। और ये 2 से क्यों पावर ले रहे हैं? मैंने आपको बताया था बाइनरी सिस्टम की बेस क्या होती है? 2, 0 और 1 ही नंबर होते हैं उसमें, तो इसलिए हम जो भी यूनिट्स लेंगे कंप्यूटर में वो किस बेस से रेफरेंस लेंगे? 2 बेस से। तो 2 पावर 10 इज इक्वल टू 1024, तो इसलिए यहाँ लिखा है उसने 1 किलो बाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। किलो का मतलब होता है 1000। कंप्यूटर में जब आप 2 की पावर लेते हैं, 2 की पावर 1000 एग्जैक्टली नहीं आती किसी चीज़ पे, वो आती है हमेशा 2 की पावर 10 इज इक्वल टू 1024। तो इसलिए यहाँ लिखा 1024 बाइट्स, ठीक है। ये 1024 समझे यहाँ किलो है, और किलो का मतलब फिजिक्स में 1000 होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1024 है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। वो क्यों होता है वो मैंने आपको वजह बता दी, क्योंकि 2 पावर 10 क्या होता है? 1024। समझ आ गई इतनी बात? 10 पावर 3 तो आपको पता है 1000 होती है, लेकिन यहाँ पे 2 पावर 10 किसके बराबर होती है? 1024 के। आगे है बेटा, इसी से रेलिवेंट अब सारी चलेंगी। आगे किलो के बाद होता है मेगा। मेगा वैसे 10 की पावर 6 होता है फिजिक्स में, यहाँ पे है 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 KB। पिछले वाले से आपने इसका रेफरेंस लेना है, 1024 KB और 1024 पावर 2 बाइट्स। अब ये बेटा उसने 2 चीज़ें क्यों लिख दी हैं, इसको मैं आपको समझाने के लिए एक और चीज़ लिखता हूँ। मैं ये भी लिख सकता हूँ, और 2 पावर 20, क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ? 2 पावर 20 बाइट्स। कहेंगे सर आपने ये कैसे लिख दिया 2 पावर 20? अब आप गौर से देखिएगा ये मैंने कैसे लिखा है, ठीक है। मैं इधर ही कर रहा हूँ ऊपर इसके, ये मैंने कैसे लाया हूँ 2 पावर 20, ठीक है। गौर से देखना आप सब में। देखिए बेटा, उसने क्या कहा है कि जो 1024 KB है वो किसके बराबर है? 1 MB के, ठीक है। या फिर उसने कहा है 1024 का स्क्वायर ले लें, पावर 2 ले लें, हम वो भी करके देख लेते हैं अभी कैलकुलेटर पे, ठीक है। 1024 पावर 2, इसका आंसर आता है 1048,576 बाइट। बहुत बड़ा आंसर है। अब इतना बड़ा आंसर लिख नहीं सकते, हम उसको पावर्स की फॉर्म में लिख देते हैं। तो पावर्स की फॉर्म में उसने यहाँ इतना तो लिख दिया 1024 पावर 2, लेकिन आपने इसको वर्ड्स में आगे सॉल्व नहीं करना, ठीक है। इसके लिए मैंने एक और आसान लफ्ज़ लिख दिया है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, तो आप ये याद रख लें, ये बुक में नहीं है, मैं आपको खुद बता रहा हूँ। 2 पावर 20 बाइट्स, ये पुरानी बुक में था, अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4, ठीक है, प्री-9 हमने पढ़ा था, तो इसलिए आप लोगों को याद होगा ये भी। 2 पावर 20 बाइट्स, ये कैसे आया बेटा 2 पावर 20? ये इस तरह आया, आप देखें, फ़र्ज़ करें ये 1024 आपको पता है किसकी पावर होती है? 2 पावर 10 की होती है,
ठीक है। इस 1024 की जगह आप क्या लिख दें, 2 पावर 10, ठीक है। अब आप लोगों को मैथ का शायद रूल पता हो, ये पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ये इंटरनल पावर और जो एक्सटर्नल पावर है दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, 10 इंटू 2 20। तो इसलिए मैंने बेटा यहाँ लिखा है 2 पावर 20 बाइट्स। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ 2 पावर 10 पावर 2। यहाँ पे अब स्क्वायर नहीं करना, यहाँ पे ये पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 10 इंटू 2 20, ये मैथ के रूल है बेटा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है 2 पावर 20 बाइट्स, ठीक है। मैं ये वापस वही लिख रहा हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो, मैंने इसके ऊपर भी लिख दिया 1024। आप लोग इसी तरह देख लीजिएगा इसको, ठीक है, जैसे बुक में ये एक्स्ट्रा बात बताई है मैंने, ठीक है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट पे, गीगाबाइट। गीगाबाइट 1 GB शॉर्ट फॉर्म इज इक्वल टू 1024। अब किससे रेफरेंस लेंगे, पिछले वाले से। पिछले वाला क्या था, मेगाबाइट, तो यहाँ लिखा MB, और 1024 अब पावर क्या हो गई है 3 बाइट्स, ठीक है, क्यूब पावर जिसको आप कहते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं कि ये किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी बेटा और 2 पावर 30 बाइट्स के। इसमें भी वही बात कि 2 पावर 10 1024 के बराबर होती है। इसकी अगर आप क्यूब ले लें तो 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30, तो 2 पावर 30 बाइट्स, ठीक है। ये मैं 2 पावर में लिख रहा हूँ, 10 पावर में नहीं लिख रहा, 10 फिजिक्स में लिखते हैं, ठीक है। फिजिक्स में तो आपको पता है जो गीगाबाइट है वो 10 की पावर 9 के इक्वल होता है, ठीक है। आगे चलते हैं टेराबाइट। टेराबाइट ये बेटा हमें आज से सबसे बड़ा यूनिट जो मेमोरी का है हमने सुना होगा, लेकिन आज हमने एक और यूनिट पढ़ना है उससे भी बड़ा, जो पेटाबाइट, ठीक है। पहले हम टेराबाइट की बात सुनते हैं। टेराबाइट में कहता है 1 TB, शॉर्ट फॉर्म क्या है TB, बड़ा सुना होगा आपने, 1 TB की है ये हार्ड डिस्क। तो 1 TB असल में 1000 GB कहते हैं हम, लेकिन वो असल में 1024 GB के इक्वल है, 1024 GB। और 1024 पावर क्या हो जाएगी अब 4, और यहाँ क्या होगा बाइट्स ही रहेंगे, ये बाइट्स ही रहेंगे, ठीक है, जो बेसिक यूनिट था हमारा जब हम कन्वर्जन स्टार्ट कर रहे थे। यहाँ पे लिख दूंगा मैं और 2 पावर 40 बाइट्स, ये भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि 2 पावर 10 होल पावर 4 मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगी 10 इंटू 4 40, तो 2 की पावर 40 बाइट्स। लास्ट बेटा देखें पेटाबाइट। पेटाबाइट फिजिक्स में 10 की पावर 15 होती है। यहाँ पे 1 पेटाबाइट PB इज इक्वल टू 1024। अब किससे रेफरेंस लेना है, पिछले से, पिछला क्या था TB, तो 1024 TB और 1024 पावर 5 बाइट्स। इसको क्या लिख सकते हैं, और अगर नज़र नहीं आ रहा आपको मैं दोबारा ऊपर लिख देता हूँ 2 पावर 50 बाइट्स, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा 2 पावर 50 बाइट्स। ये असल में किसके इक्वल है 1 पेटाबाइट। क्या पढ़ना है इसको, पेटाबाइट, ठीक है। 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू 2 पावर 50 बाइट्स, या फिर आप कह सकते हैं इसको 1024 टेराबाइट और 1024 पावर 5 बाइट्स। अगर आप इसको अब पावर देनी शुरू कर देना इन सब की तो बहुत बड़े आंसर आएंगे, इसलिए वो बड़े आंसर साइंटिफिक नोटेशन में जाएंगे फिर जो आपने फिजिक्स में पढ़ी है, तो इसलिए आप लोगों ने इसको जैसे हैं बुक में उसी तरह याद कर लेना, ठीक है। और अगर आपको ये इजी लग रहा है जो मैंने बताया, आप ब्रैकेट में आगे बुक के ये लिख सकते हैं, और क्या लिख के इसी तरह लिख दें पावर इसकी 2 पावर 20, 2 पावर 30, 2 पावर 40, 2 पावर 50। इसी में आपको कन्फ्यूजन होगी, बाकी में कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको, ठीक है। कोई प्रॉब्लम समझ आ गई। अच्छा, ऊपर वाले को भी देख लें, ये होगा 2 पावर 10, इसमें भी आप लिख सकते हैं 2 पावर 10 बाइट्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ 10 इंटू 1 ये इस तरह होगा, फिर 2 पावर 10, क्योंकि 1 ही पावर थी इसकी, तो इसलिए यहाँ 2 पावर 10 बाइट्स, 2 पावर 10, 2 पावर 20, 2 पावर 30, 2 पावर 40 और 2 पावर 50, ठीक हो गया। अब ये बहुत ध्यान से आप लोगों ने याद रखने हैं, आपको फिंगर टिप्स में याद होने चाहिए ये, ठीक है, कि 1 TB, 1 PB, 1 GB, 1 MB, 1 KB किसके इक्वल है बाइट्स में। हमेशा आपने यह बताना है बाइट्स में किसके इक्वल है, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, लेक्चर भी काफ़ी लंबा हो गया, बस हमारे बेटा वो रह गए अब शॉर्ट क्वेश्चन, वो जल्दी से मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग बस क्वेश्चन नंबर नोट कर लें। और मैंने आपको एक्सरसाइज के भी एक क्वेश्चन करवाने हैं, इसलिए अभी लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ, मैंने वो भी करवाने हैं ताकि साथ साथ एक्सरसाइज भी हो आपकी, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 23, हाउ डाटा इज स्टोर्ड इन डिजिटल कंप्यूटर्स। ये मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ा था हमने बाइनरी कोड्स वाला, आस्की वाला, उसमें से बता दी लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ आस्की कोड, ये भी जो बुक की वर्डिंग है वो यूज़ किया है मैंने, देख लीजिएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ अ स्टोरेज डिवाइस, गिव इट्स एग्जाम्पल, डेफिनेशन दी हुई और साथ ही उसकी एग्जाम्पल्स, ठीक है, नोट्स में देख लीजिएगा। पेज नंबर 7 नोट्स का क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, ये भी डेफिनेशन दी हुई है बुक में।
आगे क्वेश्चन नंबर 27 ये नहीं है व्हाट इज़ इंटरनल स्टोरेज, ये मैंने नहीं लिखा क्योंकि वो बनता ही नहीं है क्वेश्चन, उसने ये नहीं बताया इंटरनल स्टोरेज होती क्या है, उसने बताया अटैच कैसी होती है, तो वही क्वेश्चन बनाया है मैंने। हाउ एन इंटरनल स्टोरेज डिवाइस इज़ अटैच, कैसे अटैच होती है एक इंटरनल स्टोरेज डिवाइस। आगे क्वेश्चन नंबर 28 डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज, डिफरेंस लिखना है मेमोरी और स्टोरेज का, सेम बुक की वर्डिंग। मैंने क्या चेंज किया बेटा, उसने सेंटेंस सही नहीं बनाए हुए, उसने सिर्फ कुछ 2-3 वर्ड लिखे हैं, मैंने हर एक के स्टार्ट में इट इज़ लिख दिया या इट हैज़ लिख दिया, ठीक है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ थोड़ा सा। मेमोरी में मैंने लिखा है इट इज़ अ प्लेस वेयर एन एप्लीकेशन लोड्स इट्स डाटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, स्टोरेज में लिखा है इट इज़ यूजली द प्लेस, बुक में लिखा है यूजली, मैंने इट इज़ से शुरू किया, ठीक है। इसी तरह सेकंड पॉइंट इट इज़ अ टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस, यहाँ लिखा था टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस, मैंने इट इज़ स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरह इट इज़ लेसर इन साइज़, लेसर इन साइज़ लिखा तो मैंने लिख दिया इट इज़ लेसर इन साइज़। उसके बाद नंबर 4 इट हैज़ हाई प्रोसेसिंग स्पीड, सॉरी असेसिंग स्पीड, यहाँ पे मैंने लिखा है इट हैज़ हाई प्रोसेसिंग, वहाँ सिर्फ लिखा हुआ था हाई, मैंने नोट्स में क्या लिखा है इट हैज़ हाई असेसिंग स्पीड। नंबर 4 स्टोरेज का इसी तरह इट हैज़ लो असेसिंग स्पीड। मेमोरी का नंबर 5 इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी, और ये तो बल्कि बुक में भी इसी तरह दिया हुआ था, ठीक है, ये मैंने चेंज नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 29 व्हाट इज़ अ बिट स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ डाटा टू बी स्टोर्ड इन कंप्यूटर्स मेमोरी इज़ अ 0 और 1, इट इज़ कॉल्ड अ बिट। ये आप तेज़ से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपको नोट्स मिले हुए हैं, ठीक है, इसलिए मैं आराम से नहीं पढ़ूंगा, मैंने अभी एक्सरसाइज भी करवानी है आपको। क्वेश्चन नंबर 30 व्हाट इज़ अ बाइट, हाउ मेनी बाइट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर एनी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर। पहले बाइट बताएं क्या होता है, फिर बताएं कितने बाइट चाहिए होते हैं किसी भी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर्स मेमोरी में, वो थी कम से कम 1 बाइट। आगे बेटा व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 तक आपके जो मैंने आज तक टॉपिक पढ़ाई हैं 2.4 तक पेज नंबर 43 तक आपके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोग निकाल लें, पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ जी, पेज नंबर 51 निकालें सारे, पेज नंबर 51 बुक का, ठीक है। 2.2 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है कन्वर्ट 69610 बेस दिया हुआ है 10 में, इसको आपने लेके जाना है बेस 16 में। वैसे आप लोगों को याद आएगा कि हमने एग्जाम्पल कर चुके हैं, हमने क्या करना है डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाना है। याद करें कौन सा मेथड लगेगा, बहुत आसान है, एलसीएम लेना है आपने। इसका 69610 का एलसीएम किससे लेना है, 2 से लेना है? नहीं बेटा 2 से नहीं लेना, 16 से लेना है। जानबूझ के मैंने बोला है ताकि आप लोगों को याद करवाऊँ कि बेटा अपने बेस 16 में जाना है, ठीक है। तो 16 में जाने के लिए आपको 16 से एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। 16 से हम डिवाइड नहीं करते थे जैसे एलसीएम में, उसी तरह पे करना है। वैसे ये हम एग्जांपल कर चुके हैं, ये उसने रिपीट किया क्वेश्चन, ये मैं एग्जांपल भी आपको बता देता हूँ। पेज नंबर 37 बुक का, पेज नंबर 37 इसी चैप्टर बुक का एग्जाम्पल थी कन्वर्ट 69610 टू हेक्साडेसिमल, हम कर चुके हैं, ठीक है। ये दोबारा उसने दे दिया, आप लोग प्रैक्टिस के लिए दोबारा कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट में आ रहा हूँ मैं पेज नंबर 51 क्वेश्चन नंबर 2 डिफ्रेंशिएट बिटवीन वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। डिफरेंस लिखना है, ये नोट्स में मैंने बता दिया था, आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, ये थोड़ा लेंथी है, ये मैं आपको एक कोड खुद करवाऊंगा। ये वैसे हिंट है, एग्जांपल जो मैंने अभी दी थी ना आपको, यहाँ की थी मैंने पाकिस्तान वाली, उसी तरह की है, ठीक है। उसमें उसने वर्डिंग थोड़ी डिफरेंट की है, वो मैं आपको बता दूंगा मेमोरी एड्रेस कैसे लिखते हैं, ठीक है। उसने लिखा हुआ है स्टोर द वर्ड फोन, फोन वर्ड है, ठीक है, PHONE इन कंप्यूटर मेमोरी स्टार्टिंग फ्रॉम एड्रेस 7003, मेमोरी एड्रेस भी दिया हुआ है उसने 7003, वेयर ईच लेटर नीड्स 1 बाइट टू स्टोर इन द मेमोरी। हर एक लेटर को, हर एक कैरेक्टर को आप कह लें, लेटर एक कैरेक्टर, इंग्लिश में ये लेटर होता है और जो कंप्यूटर में कैरेक्टर होता है, ठीक है। यानी P एक लेटर है इंग्लिश में और P एक कैरेक्टर है कंप्यूटर में। वेयर ईच लेटर नीड्स 1 बाइट टू स्टोर इन द मेमोरी, हर एक लेटर को या कैरेक्टर को 1 बाइट चाहिए स्टोर करने के लिए, ठीक है। ये कैसे होगा, वैसे तो आधा क्वेश्चन आप कर लेंगे खुद ही। आप PHONE इसके सेपरेट क्या लिखें, डेसिमल कोड, फिर उनको बाइनरी में कन्वर्ट कर लें। ये पार्ट तो आप इतना कर लेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है मेमोरी एड्रेसिंग का, वो आपकी सिलेबस में भी शामिल नहीं है, ठीक है। वो मैं आपको करवा दूंगा, अगर आपको समझ आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग इतना ही कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 डिफ्रेंशिएट बिटवीन टेम्परेरी एंड परमानेंट स्टोरेज, ठीक है। ये आपने डिफरेंस लिखना है टेम्परेरी और परमानेंट स्टोरेज का। ये बेटा वैसे आप जो मैंने आपको मेमोरी और स्टोरेज का डिफरेंस बताया वही लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसने उसी डिफरेंस में लिखा था टेम्परेरी और परमानेंट स्टोरेज, ठीक है, वो भी लिख सकते हैं आप, नहीं तो मैं आपको PDF फॉर्म में या नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो अभी हमने पढ़े नहीं है बेटा टॉपिक्स। अब आ जाए पेज नंबर 12 पे।
दो क्वेश्चन हमने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 52 बेटा, सॉरी पेज नंबर 52 क्वेश्चन नंबर 2.4 लास्ट में यह लास्ट ही क्वेश्चन है ये। परफॉर्म द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। नंबर 1 ABCD टू बाइनरी। ठीक है, मैं यहाँ रेस कर रहा हूँ, आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। गौर से देखिएगा, ABCD का मतलब भी पता लग रहा है बेटा आप लोगों को कि उसने क्या किया हुआ होगा, यहाँ हेक्साडेसिमल में नंबर दिया हुआ है लाजमी। ABCD क्या लिखा है उसने, ABCD और बेस क्या है आपकी 16। किस में जाना है आपने, बेस 2 में। किस में जाना है बेटा, बेस 2 मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम में। ठीक है, आपने बेस 16 से बाइनरी में जाना है। ठीक है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। याद है कैसे किया था हमने, पिछले लेक्चर में तो बताया था बेटा, आप लोगों को मैंने एक टेबल बताया था। ठीक है, टेबल हमने देखा था, बनाया भी था मैंने इससे का टेबल। ठीक है, पिछले लेक्चर में वही टेबल से देख के आपने वैल्यूज़ लिखते जाने हैं। ठीक है, अभी मैं टाइम कम है तो मैं फ़िलहाल देख के वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, वरना मैंने आपको बताया था कि आप लोग ज़ुबानी भी वो टेबल याद कर सकते हैं। ठीक है, मैं फ़िलहाल वही टेबल निकाल रहा हूँ। पेज नंबर आपको दोबारा बता देता हूँ, पेज नंबर 38। यहाँ पे आप लोगों को टेबल ये नज़र आ रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ अगर कैमरे में नज़र आ रहा हो। ये टेबल यहाँ बना हुआ था। ठीक है, इसी से आपने वैल्यूज़ देख के लिखते जाना है। ठीक है, मैं अब लिख रहा हूँ वैल्यूज़। कैपिटल A की वैल्यू होती है 1010। मैं इस तरह लिख देता हूँ इसको, A इज इक्वल टू 1010, B इज इक्वल टू, C इज इक्वल टू, D इज इक्वल टू। ठीक है, B की वैल्यू होती है 1011, C की वैल्यू होती है 1100 और D की वैल्यू होती है 1101। ठीक है, क्या ये होगा क्वेश्चन? नहीं हुआ बेटा, एक स्टेप रहता है लास्ट में। आपने इनको एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में या सीरीज़ की फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, वो कैसे लिखेंगे वो भी लिख लेते हैं हम। एक एक का कोड मिला के लिख देना है सबको आपने। कैसे लिखेंगे, ABCD बेस 16 इज इक्वल टू 1010 1011 1100 1101 और बेस क्या होगी बेटा इसकी 2। मैंने ये स्पेस इसलिए दिया ताकि आपको फ़र्क पता, आप वैसे स्पेस ना भी दें तो ठीक है। ठीक है, ये मैंने स्पेस इसलिए दे दिया है आपको डिफरेंस हो जाए। ये इसका कोड है, B का ये कोड है, C का ये और D का ये बाइनरी कोड है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 था 2.4 का वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये जो मैंने बेटा आपको इस तरह लिखवाया है ना, ये आप लोगों ने इस तरह नहीं करना, या आप लोगों ने एग्जाम्पल को फॉलो करना है जो बुक में दी हुई है। उसने बुक में वर्डिंग की फॉर्म में लिखा हुआ है, द इक्विवेलेंट बाइनरी कोड ऑफ ए इज़ दिस। ये पूरा आपने लिखना है। अब टाइम नहीं है इसलिए मैंने आपको सिर्फ आंसर समझाने के लिए बता दिया ताकि आप आंसर चेक कर लें इसका। ठीक है, आप लोगों ने बुक की वर्डिंग ही यूज़ करनी है जो उसने एग्जाम्पल में की हुई है। ठीक है, मैं आपको वो भी रेफरेंस दोबारा दे देता हूँ किससे आपने हेल्प लेनी है। पेज नंबर 38 पे गया बेटा, जो एग्जाम्पल 823 वाली है और एक एग्जाम्पल है 70C558। इन दोनों में जैसे उसने सॉल्व किया स्टेप्स की फॉर्म में, उसी तरह आपने इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ आप टाइम कम था इसलिए मैंने आपको इसी तरह बता दिया। नेक्स्ट मैं एग्जाम्पल अब आपको करवा रहा हूँ, वो इसके ऑपोजिट है। थोड़ा सा लेंथी नंबर है इसलिए इसको ध्यान से लिखना है हमने। नंबर मैं आपको पहले लिखवा देता हूँ। लेंथी नंबर है, टोटल 19 है इसमें डिजिट्स। ठीक है, 0 और 1 के। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 2.4 नंबर 2। ठीक है, कन्वर्ट, उसने बस कन्वर्ट तो लिखा ही नहीं, नंबर ध्यान से लिखना है आपने। 00 10 11 00 1000 1101 1101 001 बेस 2 और हमने इसको लेके जाना है बेटा 2 हेक्सा डेसिमल। ठीक है, हेक्सा डेसिमल हमने लेके जाना है इसको। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम काउंट करते हैं अपने जो डिजिट्स हैं। ठीक है,
जिस काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 है। आपको याद है कैसे करते थे हम ग्रुप्स बनाते थे 4 के। कहाँ तक ग्रुप्स बनाते थे? हमेशा राइट साइड से। और अगर कोई ग्रुप इनकम्प्लीट होता था, मतलब 4 डिजिट से कम होते थे उस ग्रुप में डिजिट, तो फिर आप क्या कहते थे? लेफ़्ट साइड पे एक 0 लगाते थे। अब यहाँ पे हमें 0 लगाना पड़ेगा, वो देखते हैं कहाँ लगाना पड़ेगा। ग्रुप हमेशा हम राइट साइड से बनाने शुरू करते हैं, तो ये हम ग्रुप बना लेते हैं, दोबारा लिखते हैं नंबर को ताकि हमें ईजी हो। ठीक है, क्वेश्चन ये दोबारा लिखना है आपने नंबर पूरा, ताकि आप फिर ग्रुप ईजिली बना सकें। क्वेश्चन के अंदर ही ग्रुप नहीं बना देने आपने, गलत है। क्वेश्चन लिख के दोबारा नंबर लिखने आपने। ठीक है, अब आप लोगों ने ग्रुप बनाने हैं, ग्रुप बड़े ध्यान से बनाने हैं। राइट साइड से शुरू करें, ये ग्रुप बन गया, एक ये ग्रुप बन गया, एक ये ग्रुप बन गया, एक ये ग्रुप बन गया और एक ये। देखते हैं सब में 4 हो गए पूरे। 1 2 3 4 ओके, 1 2 3 4 फाइन, 1 2 3 4 बिल्कुल सही है, 1 2 3 4 ये भी का सही हो गया। लास्ट में देखते हैं 1 2 3, यहाँ प्रॉब्लम आई है। अब यहाँ मैं क्या लगाऊंगा बेटा? एक 0 लगाऊंगा। ठीक है, ये मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ ताकि डिफरेंस हो जाएगी। ये मैंने एक्स्ट्रा 0 बाद में बिट्स को पूरी करने के लिए लेफ़्ट साइड पे लगाया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इसको कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल में। किसमें कन्वर्ट करते हैं? हेक्साडेसिमल में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप लोग इसको लेफ़्ट साइड से चाहे कन्वर्ट करना शुरू कर दें, इजी है आपके लिए। कन्वर्ट करें इसको 0001। अब आपको फिर हेल्प चाहिए उस टेबल की, आप टेबल से हेल्प ले लें, इसी को आप देख के टेबल्स को फिल कर लें। ठीक है, 0001 कोड होता है 1 का, 1 0110 6 का कोड होता है, 0100 4 का कोड होता है। नेक्स्ट है 0110 किसका कोड है बेटा? 0110 6 का कोड है, और लास्ट में है 1001 किसका कोड है? 9 का कोड है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया? 16469। क्या आंसर है हमारा? मैं लिख देता हूँ आखिर में आंसर। अब ये सारा किसके इक्वल हुआ? 16469। बेस कौन सी होगी? बेस 16 होगी। ठीक है, अब अगर आप इसका आंसर चेक करना चाहते हैं कि वाकई सही आया कि नहीं, वेरीफाई करना चाहते हैं, तो आप क्या करें? इसको दोबारा कन्वर्ट किस में कर लें? बाइनरी में। और कैसे करेंगे? टेबल से देख के कर लें। ठीक है, दोबारा यही आंसर आ जाना सारा। ठीक है, तो ये आप लोगों का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.4 भी कंप्लीट हो गया। ये वैसे आप लोगों को खुद करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अभी आप सामने नहीं है मेरे, तो इसलिए मैं आपको काम दे नहीं सकता। आप लोग वीडियो की फॉर्म में मुझे देख रहे हैं, इसलिए मैं आपको खुद ही करवा दिया। क्योंकि प्रॉब्लम हो फिर भी आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं हमसे। ठीक है, आज हमारे काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब हमारा जो एक टॉपिक रह गया इस चैप्टर का, मेन टॉपिक वही है, वो हमारा है बोलियन अलजबरा। लास्ट टॉपिक है। ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा टॉपिक है ये। ठीक है, इसमें कम से कम 3 लेक्चर हमें और लगेंगे तो हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, आज हमारा हाफ चैप्टर हो गया। ठीक है, बाकी हाफ सारा उसी पे रिलाई करता है। ठीक है, अब हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोगों ने स्कूल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता करना है, और शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने करवाए इनको एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा कन्वर्जेंस की। और ख़ास तौर पे ये जो मैंने बताया लास्ट में टॉपिक पढ़ाया था, मेजरमेंट ऑफ मतलब यूनिट्स जो है मेमोरी के, ये बड़े ध्यान से आपने याद करना है MCQs के लिए। ठीक है, आज के लेक्चर हम इधर ही ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।